एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 886। सुचेन बनाम आदरणीय स्वास्थ्य संरक्षणकर्ता बुजुर्ग। छोटी सफ़ेद लोमड़ी अभी तक मानवीय भाषा नहीं बोल सकती थी क्योंकि वह अपने अंगों को मानवीय रूप में परिवर्तित नहीं कर सकती थी, लेकिन तू शान लियांग्योन ऐसा कर सकती थी। सू चेन ने छोटी सफ़ेद लोमड़ी को जवाब दिया। और सच में लिटिल वाइट के दादाजी आ चुके थे, और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह अच्छे इरादों से आया था। सू चेन की बात सुनकर लिटिल वाइट ने तुरंत तू शान लियांग्योन की ओर देखकर आओ किया और साथ ही उससे कहा, दादाजी, मालिक कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। उन्होंने पहले कभी इतना सुंदर लोमड़ी नहीं देखा और वह आपको साथ में बारबेक्यू के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। दादाजी हमेशा कहते थे कि वह नासमझ है, लेकिन वास्तव में वह बहुत बुद्धिमान थी। देखिए उसने कितनी चतुराई से यह बात कही है। तूशान लियांग्युन ने अपनी पोती की बातें सुनी। उसकी धूर्त आंखों की हल्की सी तीक्ष्णता काफ़ी हद तक कम हो गई। उसने मन ही मन सोचा, तो उसे पता है कि मैं सुंदर हूँ, लगता है उसकी नज़रें काफ़ी अच्छी हैं। तूशान लियांग्युन ने लिटिल वाइट को जवाब दिया। हालांकि किसी ने भी बोलने की पहल नहीं की, इसलिए माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बना रहा। इस समय छोटी सफ़ेद लोमड़ी इस बात से विशेष रूप से नाराज थी कि उसने मानव रूप धारण करने के लिए और अधिक मेहनत नहीं की, जिसके कारण वह बोलने में असमर्थ थी। केवल आओ की आवाज़ निकाल सकती थी या संदेश भेज सकती थी। सू ये ने कहा, ये लिटिल वाइट के दादाजी होंगे। नमस्कार, मैं सू चेन का पिता सू ये हूँ। यह मेरी बहू लिन वानिक्सू है और यह मेरी बहू का गुरु बायलुओ है। तूशान लियांग्युन ने सूये को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर उनकी नज़र लिन वानिक्सू पर पड़ी और उन्होंने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी। फिर उसने छोटी सफ़ेद लोमड़ी को एक संदेश भेजा, पोती, तुम सू चेन की पत्नी के बारे में क्या सोचती हो? लिटिल वाइट चौंक गई और बोली, दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि लिन वानिक्सू थोड़ी अलग है? लिटिल वाइट ने राहत भरी नज़र से कहा, ओह, आप इसी बारे में पूछ रहे थे? दादाजी, मुझे लगता है कि लिन वानिक्सू के साथ मेरा एक अजीब सा जुड़ाव है, जिसकी वजह से मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों। तूशान लियांग्युन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है। अगली बार ऐसा मत करना। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लिटिल वाइट, मैं छोटी सफ़ेद लोमड़ी, जैसे उसे कुछ बुरा लगा हो, अपनी छोटी पूंछ समेटकर बारबेक्यू के सामने बैठ गई। उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसका पसंदीदा छोटा केकड़ा भालू का मांस पहले से ही चमक रहा था और पककर खाने के लिए तैयार था। वह तुरंत जोश से भर उठी। उसने सू चेन को देखकर आह की आवाज़ निकाली, मानो पूछ रही हो, स्वामी जी, क्या मैं अब खाना खा सकता हूँ? सू चेन ने कहा, बैठो और चलो खाना खाते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी जगह से एक स्टूल उठाया और उसे तूशान लियांग्युन को दे दिया। तूशान लियांग्युन को लगा कि सू चेन काफ़ी विनम्र था, शायद इसलिए कि वह बहुत सुंदर था और सुंदरता के कारण उसे ऐसा व्यवहार मिलता था। अपनी पोती को देखो, वह तो घास पर लेटी हुई थी, बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं थी। तूशान लियांग्युन के बैठने के बाद सू ये, लिन वानिक्सू और बायलुओ ने भी अपनी सीटें ले लीं। सू चेन ने सभी को काटने वाले चाकू बांट दिए ताकि वे जो चाहें खा सकें। लिन वानिक्सू ने अपने कमरे से लिटिल वाइट के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक बड़ा चीनी मिट्टी का कटोरा निकाला। ये बहुत बड़ा था और इसमें काफ़ी सारा मांस आ सकता था। जब लिटिल वाइट ने अपना खास खाने का कटोरा देखा तो वह तुरंत लिन वानिक्सू के पैर पर चढ़ गई और उत्साह से भौंकने लगी। सभी को बैठे देखकर लिटिल वाइट को अकेले ज़मीन पर बैठकर खाना थोड़ा अजीब लगा। उसने लिन वानिक्सू को संदेश भेजा कि उसे एक दो कुर्सियां चाहिए और वह ज़मीन पर लेटकर खाना नहीं खाना चाहती। लिन वानिक्सू ने उसे एक बड़ी कुर्सी और एक छोटा स्टूल दिया। उसने बड़ा सा मिट्टी का कटोरा कुर्सी पर रख दिया और फिर लिटिल वाइट तुरंत छोटे से स्टूल पर कूद गई ताकि वह उस पर बैठकर अपना मांस खा सके। लिन वानिक्सू ने कुछ छोटे केकड़े और मेमने के चॉप्स काटे और उन्हें लिटिल वाइट के कटोरे में रख दिया। लिटिल वाइट इतनी खुश हुई कि उसने लिन वानिक्सू को संदेश भेजा, धन्यवाद स्वामिनी। इतना कहकर उसने अपना सिर झुकाया और खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी लार लगभग सूख चुकी थी। अंततः वह उस स्वादिष्ट भोजन को खा सकी जिसकी उसे लंबे समय से लालसा थी। खाओ खाओ। छोटी सफ़ेद लोमड़ी लगन से खाना खा रही थी और बीच बीच में आनंद की आवाज़ें निकाल रही थी। सू चेन और बाकी लोग भी खाने लगे। तूशान लियांग्युन ने मांस काटने के लिए कोई हरकत नहीं की। अपने सामने बैठी अपनी पोती को इतने बेढंगे तरीके से खाते हुए देखकर उनकी भौहें तन गईं। जब उन्होंने खाना शुरू किया तो तूशान लियांग्युन के वहां मौजूद होने के कारण सभी ने बिना बोले ही खाना खाया। वहां इतनी खामोशी थी कि सिर्फ जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाज़ और चबाने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी।
आ टिल्ड टिल्ड। छोटे केकड़े भालू को खत्म करने के बाद छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने उत्साह से भौंका और उसके शरीर पर बाल भी बढ़ गए और भी सफ़ेद हो गए। कितना स्वादिष्ट, लिटिल वाइट ने अपने दादाजी को बताया। दादाजी, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? तूशान लियांग्युन वास्तव में मांस को काटने और खाने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाक तक पहुंचने वाली सुगंध, खाने के दौरान उसकी पोती के बेहद प्रसन्न चेहरे के भाव, सू चेन और अन्य लोगों के एकाग्र होकर खाने और उसके सामने रखे देखने में आकर्षक, सुगंधित और स्वादिष्ट भुने हुए पूरे मेमने ने धीरे धीरे उसके प्रतिरोध को कमजोर कर दिया। तूशान लियांग्युन, मुझे भूख नहीं है। दादाजी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या मैं आपका हिस्सा खा लूं? तूशान लियांग्युन ने अपनी अविश्वसनीय पोती की बात अनसुनी कर दी और सू चेन की ओर मुड़कर उससे कहा, सू चेन, मैंने लिटिल वाइट से सुना है कि तुमने पिछली बार घाटी में उसकी जान बचाई थी, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाती। धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं बस संयोग से यहाँ से गुजर रहा था और मैंने उसे यूं ही बचा लिया, सू चेन ने कहा। बोलते हुए उसने मेमने की टांग का एक टुकड़ा काटा और तूशान लियांग्युन को देते हुए कहा, अगर आपको पसंद आए तो संकोच न करें, इस बार का स्वाद बहुत अच्छा है। इतना कहकर उसने मेमने की टांग तूशान लियांग्युन के कटोरे में रख दी। तूशान लियांग्युन वास्तव में कहना चाहता था, मैं बस संयोग से यहाँ से गुजर रहा था और मैंने उसे यूं ही बचा लिया। इस आकस्मिक बचाव ने उसे सीधे 9 पूंछ वाले दिव्य लोमड़ी के वंश से युक्त 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी आत्मा जानवर को दिला दिया। उसने आह भरी। उसे अभी अभी जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 2 समूहों के लोग उस दिन टेलीपोर्ट होकर उस घाटी में पहुंचे थे जहां उसकी पोती रहती थी। एक समूह सू चेन का परिवार था। दूसरे समूह में कायदा परिवार के 2 कनिष्ठ सदस्य थे। कायदा परिवार के 2 कनिष्ठ सदस्य ही उनकी पोती की हत्या करना चाहते थे। सू चेन ने कायदा परिवार के कनिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर अपनी पोती की हत्या नहीं की, इसके बजाय उन्होंने उसे बचाने का विकल्प चुना, जो वास्तव में अच्छा था। सू चेन के प्रति उनका पूर्वाग्रह कुछ हद तक कम हो गया। हालांकि वह अपनी पोती के बारे में सोच रहा था, जिसे उसने 80 वर्षों तक पाला था और इतने सारे पीछा करने वालों से बचने में उसकी मदद की थी। अंततः उसे 80 वर्ष की आयु तक पहुंचाया था और फिर सू चेन ने उसे एक ही झटके में उससे छीन लिया था। उसका दिल टूट गया था। यह ऐसा था मानो 25 साल तक एक बेटी का पालन पोषण करने के बाद अचानक कोई बिगड़ल लड़का उससे शादी करने के लिए उसे ले जाए। दिल टूट गया, क्योंकि उनकी पोती की स्थिति शादी से भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर कोई महिला शादी करती है और उसे पता चलता है कि उसने गलत व्यक्ति से शादी की है, तो वह कम से कम तलाक लेकर अपने नुकसान को कम कर सकती है। लेकिन सू चेन के साथ अनुबंध करने के बाद अगर उसकी पोती को पता चलता है कि सू चेन अच्छा नहीं है, तो अनुबंध तोड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर सकी। दिल टूटने के कारण वह अपना पेट भरने के लिए कुछ खा ही ले तो बेहतर होगा। ये सोचते हुए तूशान लियांग्युन ने अपनी चॉपस्टिक उठाई, मेमने की टांग ली और खाना शुरू कर दिया। उसका इरादा तो बस एक छोटा सा टुकड़ा खाने का था, ये दिखाने के लिए कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी खा लेता है। लेकिन अध्याय 887, बूढ़ा तूशान, एक ऐसा नौजवान जिससे डरना चाहिए। जैसे ही भुना हुआ मेमना उसके मुंह में गया, उसकी स्वाद कलिकाएं तुरंत जागृत हो उठीं। मसालेदार स्वाद पूरी तरह से समा गया था और मेमने का मांस एकदम सही तरीके से भुना गया था, बेहद स्वादिष्ट। दरअसल खाने की इच्छा तो उसने बहुत पहले ही खो दी थी, लेकिन कभी कभी वह थोड़ा चावल खा लेता था, खासकर जब वह शियाओबाई के लिए खाना बनाता था। खाना तैयार करने के बाद वह कुछ निवाले खा भी लेता था। हालांकि भोजन की उनकी मांग बहुत अधिक नहीं थी और न ही उन्हें कोई विशेष पसंदीदा भोजन था। उन्हें सब कुछ एक जैसा लगा, उसमें कोई खास स्वाद नहीं था। लेकिन इस समय वह जो भुना हुआ मेमना खा रहा था, स्वाद सीधे उसकी आत्मा में समा गया। ये बहुत ही स्वादिष्ट था। वह इसे सीधे निगलने से खुद को रोक नहीं पाया, फिर झटपट एक और बड़ा निवाला लिया। असल में वह संयम बनाए रखना चाहता था, धीरे धीरे चबाना चाहता था और अपनी शालीनता दिखाना चाहता था। लेकिन कुछ निवाले खाने के बाद ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट लगा। उसके दांत और पेट की कोशिकाएं अब उसकी बात नहीं मान रही थीं और वह तेजी से चबाने लगा। अंत में उन्हें यह भी लगने लगा कि मांस को उठाने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग करना बहुत धीमा था और उन्हें इसमें उतना आनंद नहीं आ रहा था। उसने सीधे अपने हाथों का इस्तेमाल किया, हड्डी को पकड़कर उससे जुड़े मेमने के मांस को कुतरना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े चाव से भोजन किया। उसके सामने बैठी शियाओबाई मुस्कुराए और उसकी तरफ देखकर बिना कुछ ज्यादा बोले खाना जारी रखा, क्योंकि आज रात का खाना घर के मालिक ने उसके दादाजी के लिए तैयार नहीं किया था। दादाजी के यहाँ खाना खाने से निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसे जल्दी जल्दी खाना पड़ता था और अपने भोजन पर पूरा ध्यान देना पड़ता था। पूरा भुना हुआ मेमना खत्म करने के बाद सभी ने जी भरकर भोजन किया। शाओबाई के पसंदीदा छोटे केकड़े, सुचेन और अन्य लोगों ने उनमें से कुछ खाए थे। स्वाद वाकई बहुत अच्छा था, भुने हुए मेमने से भी बेहतर। हालांकि
केवल एक ही पकड़ा गया, इसलिए सभी को बस उसका स्वाद चखने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि वे अगली बार कुछ और छोटे केकड़ा भालू पकड़कर लाएंगे और खाएंगे। क्योंकि तू शानलियांग्युन बीच में ही भोजन करने वाली टोली में शामिल हो गई और उसने भी भोजन साझा किया, इससे वे दोनों और करीब आ गए। तो इसी क्षण सभी लोग बातचीत करने लगे। वे उतने संकोची नहीं थे जितने पहली बार मिलने पर थे, लेकिन वे हमेशा की तरह सहज भी नहीं थे। आखिरकार उनसे यहाँ बात करने वाला गुप्त लोक का स्वास्थ्य संरक्षण मास्टर फॉक्स डेमन था। सू चेन, क्या तुमने ये बारबेक्यू रेसिपी गुप्त क्षेत्र के बाहर से खरीदी है? तू शानलियांग्युन ने पूछा। नहीं, मैंने इसे खुद बनाया है, सू चेन ने जवाब दिया। शियाओबाई ने आईने में देखते हुए और अपने दांतों में फंसी गंदगी साफ करते हुए कहा, दादाजी, ये नुस्खा खुद उस्ताद ने बनाया है। उस्ताद की खाना पकाने की कला बेमिसाल है, एकदम लाजवाब। स्वादिष्ट भुने हुए मांस के अलावा उस्ताद के अन्य व्यंजन भी लाजवाब हैं। तो शानलियांग्युन ने पहले सोचा था कि जब उनकी पोती सुचेन की इतनी प्रशंसा कर रही थी तो वह अतिशयोक्ति कर रही थी, लेकिन सुचेन द्वारा भुने हुए पूरे मेमने को खाने के बाद उन्हें पता चल गया कि सुचेन के खाना पकाने के कौशल वास्तव में अविश्वसनीय थे। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी, जो स्वास्थ्य संरक्षण में महारत हासिल कर चुका हो, अच्छे भोजन को देखकर उसके प्रति लालसा रखेगा। उसने सिर हिलाकर कहा, बुरा नहीं है। फिर वह सुचेन को कुछ और बातें बताने को तैयार हो गया। उदाहरण के लिए उसने सुचेन को बताया कि उसके द्वारा शेंग परिवार के 3 प्रतिभाशाली बच्चों की हत्या की खबर बाहर फैल गई थी और बाहर के लोग सोचते थे कि 5 या 6 साल का लड़का गुप्त क्षेत्र का मूल निवासी था। उन्होंने उसे जांच करने के लिए कहा। उसने गुप्त क्षेत्र के बाहर जियांग चांगमिंग को पहले ही बता दिया था कि 5 या 6 साल का लड़का एक प्रतियोगी था और उसने ये स्पष्ट नहीं किया था कि वह कौन था। गुप्त क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जारी रही। सू चेन ने तू शानलियांग्युन की बातें सुनी और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य संरक्षण मास्टर की क्षमताएं उनकी सोच से कहीं अधिक थीं। जब वह 5 या 6 साल के लड़के में परिवर्तित हुआ, तब तक वह पहले ही पुष्टि कर चुका था कि आसपास कोई राक्षसी जानवर या पौधे नहीं थे, लेकिन तू शानलियांग्युन फिर भी जानता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे पौधे जो राक्षसी जानवर या पौधे नहीं बने थे और अन्य चीजें जिनके बारे में वह नहीं जानता था, वे सभी तू शानलियांग्युन की आंखें बन सकते थे। उसे गुप्त लोक में घटी घटनाओं की शुरुआत और अंत के बारे में सूचित करना। तू शानलियांग्युन ने बाहर मौजूद लोगों को उसके बारे में नहीं बताया। उसने तू शानलियांग्युन को एक गिलास शराब दी और कहा, धन्यवाद। तू शानलियांग्युन ने शराब उठाते हुए कहा, यह छोटी सी बात है, लेकिन शेंग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ 3-3 करके मारने की तुम्हारी हिम्मत वाकई सराहनीय है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शेंग परिवार तुम्हारा पीछा करेगा? बोलने के बाद तू शानलियांग्युन ने शराब का एक घूंट लिया। स्वाद वाकई अच्छा था। ये सू चेन द्वारा बनाई गई फलों की शराब थी। इसे पीने से नशा नहीं होता था और इसका स्वाद सुखद था। सू चेन ने कहा, वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए जाहिर है मैं उन्हें नए साल तक जीवित नहीं रहने देता। सिर्फ 3 को मारना भी थोड़ा कम है। अगर वे थोड़ा धीरे भागे होते तो मैं उन सबको मार डालता। तो शानलियांग्युन ने सू चेन की बातें सुनी और हंस पड़ा, मानो सू चेन की बातों ने उसे एक बार फिर सू चेन के करीब ला दिया हो। उसने सू चेन से कहा, एक ऐसा नौजवान जिससे डरना चाहिए, लेकिन तुम अब भी कुछ ज्यादा ही क्रूर हो। अगर तुमने सचमुच शेंग परिवार के सभी प्रतिभाशाली बच्चों को मार डाला तो वे अपना पिछला समझौता तोड़ देंगे और सीधे तुम्हें मारने के लिए आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, तीनों को मार गिराने से ही वे डर गए हैं। शेंग परिवार के जो 6 प्रतिभाशाली लोग बच निकले, वे जरूर बुरी तरह डर गए होंगे, वरना वे जियांग चांगमिंग को सचेत नहीं करते और बूढ़े जियांग को मुझे फोन करके ये पूछने के लिए मजबूर नहीं करते कि क्या गुप्त क्षेत्र में कोई स्थानीय पृथ्वी अमर बालक है। फिर तू शानलियांग्युन ने सू चेन से कहा कि वह शियाओबाई को वापस घाटी में ले जाएगा और प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद शियाओबाई को अपने साथ गुप्त क्षेत्र से बाहर जाने देगा। शियाओबाई ने तुरंत तू शानलियांग्युन को संदेश भेजा और कहा, नहीं दादाजी, मैं गुरुजी के साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए छोटी सफ़ेद लोमड़ी दौड़कर सू चेन के पास आए और अपने दोनों अगले पंजों से सू चेन के पैर को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, मैं मालिक का चिपकाने वाला प्लास्टर हूँ, तुम मुझे हटा नहीं सकते। तो शानलियांग्युन ने भौहें चढ़ाकर छोटी सफ़ेद लोमड़ी को संदेश भेजा, आज्ञाकारी बनो। दादाजी, आपको अपने ज़रूरी काम निपटाने चाहिए। आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वामी जी के साथ रहकर बहुत खुश हूँ। क्या आपको पता है कि सू चेन और बाकी लोग इस बार कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है, ये दावताई पर्वत है। तुम्हें पता है फिर भी जाना चाहते हो। मैं ये बात जानता हूँ, इसीलिए मैं गुरुजी के साथ रहना चाहता हूँ और उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। अपनी साधना के स्तर के साथ तुम अपने गुरु की रक्षा करते हो। मेरा क्या, मैं भी जड़ी बूटी इकट्ठा करने के मध्य चरण में हूँ। मैं बाकी प्रतियोगियों से कमतर नहीं हूँ।
पिछली बार घाटी में अगर उस प्रतियोगी ने निर्वशता से घूमने की शक्ति से युक्त एक शक्तिशाली मोहर को बुलाने के लिए निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल न किया होता तो मैं अपनी पूंछ के एक झटके से उसे मार सकता था। नन्ही सफ़ेद लोमड़ी बड़बड़ाए। बाहरी लोगों के लिए छोटी सफ़ेद लोमड़ी इस समय विरोध से भरी हुई तू शानलियांग्युन पर भौंक रही थी। जैसे ही तू शानलियांग्युन अपनी पोती के साथ बहस जारी रखने ही वाले थे, उनके कान फड़फड़ाए और फिर उन्होंने अपने कान पर कुछ दबाया। इसके बाद उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वे खड़े हुए और सू चेन से बोले, सू चेन, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। मैं शियाओबाई को तुम्हारी देखरेख में सौंप रहा हूँ। बोलने के बाद उसने फिर से उस छोटी सफ़ेद लोमड़ी की ओर देखा और कहा, सू चेन और बाकी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी मत करना, वापस आकर मैं तुमसे निपट लूँगा। बोलने के बाद तू शानलियांग्युन ने अपनी उड़ती हुई तलवार पर कदम रखा और एक तेज आवाज़ के साथ उड़ गया। वो शानदार फुर्ती से उड़ता हुआ लोमड़ी का बच्चा देखकर उस नन्हे सफ़ेद लोमड़ी के मन में ईर्ष्या जाग उठी। भला वो कब अपने दादाजी की तरह इतनी शान से उड़ पाएगी? उस गति से तो पृथ्वी के वे अमर कठपुतले उसे पकड़ नहीं पाएंगे। दहाड़ो दहाड़ो। अध्याय 888 कमरों की व्यवस्था करना। ईर्ष्या शांत होने के बाद वह फिर से थोड़ा चिंतित हो गया। उसे पता नहीं था कि उसके दादाजी किस महत्वपूर्ण मामले को निपटाने जा रहे हैं। उन्होंने अभी अभी खाना खत्म किया था और अपनी बहस भी पूरी नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी में निकल पड़े। छोटी सफ़ेद लोमड़ी का सिर झुका हुआ देखकर लिन वानिक्सू ने उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। आर्टिल्ड। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने लिन वानिक्सू की ओर दो स्नेहपूर्ण आवाज़ें निकाली और आराम से उसकी हथेली से रगड़ खाए। बर्तन समेटने के बाद सू चेन ने लिन वानिक्सू, सूये और अन्य लोगों से कहा कि वे आज रात यहीं विश्राम करेंगे। वे कल सुबह तड़के रवाना होंगे। लिन वानिक्सू सहमत हो गई और फिर उसने पूछा कि क्या उन्हें अब सुरंग खोदनी चाहिए। सू चेन ने कहा कि उन्हें आज रात खुदाई करने की जरूरत नहीं है और वे सतह पर ही सो जाएंगे। लिन वानिक्सू ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? पतिदेव, यह एक गुप्त क्षेत्र है, हमें सावधान रहना होगा। सू चेन ने उस स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा जहां तू शानलियांग्युन बैठी थी। लिटिल वाइट के दादाजी ने वहां अपनी छाप और आभा छोड़ी है। आसपास के राक्षसी जानवर पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तू शानलियांग्युन द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों को साफ करते समय उसने यह बात भी देखी थी। लिन वानिक्सू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस क्षेत्र को महसूस किया, फिर आश्चर्य से धीरे से कहा, ये सच है? क्या लिटिल वाइट के दादाजी हमारी रक्षा कर रहे हैं? हाँ, लेकिन वह इसे बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता था, वरना इससे हमें धोखा देने में मदद मिल जाती। आज रात हम यहीं चैन से सो लेते हैं और कल हम दावताई पर्वत की ओर चलेंगे। ठीक है। लिन वानिक्सू ने सिर हिलाया। तो मैं प्रबलित इस्पात के घर को रखने के लिए जगह चुन लेती हूँ। सू चेन के तीसरे स्टोरेज स्पेस में 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक बाथरूम वाला एक छोटा सा प्रबलित स्टील का घर था। यह उन घरों जैसा था जिन्हें लोग ऑनलाइन खरीदते हैं और कुरियर के माध्यम से अपने माता पिता के घर मंगवाते हैं। वे घर स्टील की छड़ों और एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने थे। उनकी तापरोधी क्षमता कुछ हद तक कमजोर थी। सू चेन का घर प्रबलित कंक्रीट से बना था। यह मौके पर ही ढाला गया घर का मॉडल था। इसे उस स्थान पर रखा जा सकता है और फिर वहां से हटाया जा सकता है। एक बार सामान बाहर निकाल लेने के बाद यह एक पूरा घर बन गया था। इसकी हवा से सुरक्षा स्टील और एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने घरों की तुलना में कहीं बेहतर थी और इसका इंसुलेशन भी कहीं बेहतर था। हालांकि ये नींव वाले घर से तुलना नहीं कर सकता था क्योंकि इसमें नींव नहीं थी। तेज हवाओं से उड़ने से बचने के लिए यह पूरी तरह से घर के वजन पर ही निर्भर था। अगर हवा बहुत तेज होती तो इस तरह का घर आसानी से उड़ सकता था, लेकिन अभी गुप्त क्षेत्र में हल्की हवा चल रही थी, कोई बवंडर नहीं था। इसलिए इस घर को यहाँ लाकर रखना उनके लिए एक रात रुकने के लिए बिल्कुल पर्याप्त था। इतनी बड़ी जगह होने का यही फायदा था, इसके अंदर तो पूरा घर भी समा सकता था। उस जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए सू चेन द्वारा बनाया गया घर 10 मीटर लंबा, 2.7 मीटर ऊंचा और 4.3 मीटर चौड़ा था। यह उसके कमरे के 1/4 हिस्से में फैला हुआ था। ठीक है। सू चेन ने सिर हिलाया। फिर उसने नन्हे श्वेत से कहा, नन्हे श्वेत, यहाँ से गुप्त लोक की सबसे ऊंची चोटी तक पहुँचने में कितने दिन लगेंगे? छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, इसमें 3 दिन लगेंगे। चूंकि मैं भी कभी वहां नहीं गई हूं, इसलिए मैं सटीक समय की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन स्वामी जी, हम निश्चित रूप से 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां बहुत खतरा है स्वामी जी। समय आने पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। मुझे ठीक से नहीं पता कि खतरा क्या है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए यहाँ वर्जित क्षेत्र है। सू चेन ने कहा, ठीक है। 3 दिनों में दावताई पर्वत पर पहुंचना बुरा नहीं था। क्या आपके पास कैमरा है? सू चेन ने पूछा। इससे पहले तू शानलियांग्युन के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने गौर किया था कि तू शानलियांग्युन के पास एक ऐसा फ़ोन था जिससे वह गुप्त क्षेत्र के बाहर के लोगों से संवाद कर सकती थी। उसने सोचा कि क्या उस छोटी सफ़ेद लोमड़ी के पास भी ऐसा कुछ था।
कैमरा, आपका मतलब तस्वीरें खींचने वाले उपकरण से है? लिटिल वाइट ने पूछा। हाँ, मेरे पास एक है। यह मेरा संचार उपकरण है। मैं इसका इस्तेमाल अपने दादाजी और दोस्तों से बात करने के लिए कर सकता हूँ और इससे तस्वीरें भी खींच सकता हूँ। ये कहते हुए लिटिल वाइट ने अपने भंडारण स्थान से ईंट जैसी एक वस्तु निकाली। ये सू चेन और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोन से 2 गुना बड़ा था। इसके कार्य सू चेन की पीढ़ी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पुराने जमाने के फ़ोन के समान थे, जिनसे केवल कॉल करना, संदेश भेजना और तस्वीरें लेना संभव था। इसमें विभिन्न मोबाइल ऐप या अन्य सुविधाएं नहीं थीं। ठीक है, समय आने पर इसे मास्टर को इस्तेमाल करने के लिए दे देना, सू चेन ने कहा। कोई बात नहीं, लिटिल वाइट ने बड़ी उदारता से कहा। सू चेन और अन्य लोगों के फ़ोन बाहर नहीं निकाले जा सकते थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला जाता, वे जंग खा जाते। कैमरे का उपयोग करने की तो बात ही छोड़ दें। तो लिटिल वाइट के फ़ोन से वह तस्वीरें ले सकता था। अगले 3 दिनों में वह गुप्त लोक की और भी तस्वीरें ले सकता था, और जब वे वहां से निकलेंगे तो वह उन्हें अपनी पत्नी जिकिंग, अपनी माँ और अपनी बेटियों को भेज सकता था। वे निश्चित रूप से उस रहस्यमयी दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक होंगे। यह उनके लिए अपनी पत्नी वानिक्सू और अपने पिता को गुप्त क्षेत्र की सैर पर ले जाने के बराबर था। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। सू चेन ने लिटिल वाइट को फ़ोन वापस दे दिया क्योंकि लिन वानिक्सू ने पहले ही एक जगह चुन ली थी और उसे बुला रही थी। सू चेन पीले रंग की मिट्टी के एक बड़े टुकड़े पर पहुंचा। यहाँ का भूभाग आसपास के क्षेत्र से ऊंचा था और समतल सतह इतनी बड़ी थी कि उसमें उसका प्रबलित कंक्रीट का घर आसानी से समा सके। दिशा तय करने के बाद सू चेन ने घर को अपने स्थान से बाहर निकाल लिया। हालांकि यह केवल एक मंजिला घर था, लेकिन जैसे ही यह सामने आया, बाई लुओ विस्मय से दंग रह गई। छोटी सफ़ेद लोमड़ी भी अवाक रह गई। इसके मालिक का कमरा कितना बड़ा था! इसमें तो सचमुच इतना बड़ा घर समा सकता था। अपने खुद के स्टोरेज स्पेस के बारे में सोचते हुए ऐसा लगा जैसे वह कोई गरीब बच्चा हो। इसका मालिक बेहद अमीर था। बाइलुओ जानती थी कि सू चेन असाधारण है, लेकिन इतने बड़े घर के साथ साथ सू चेन द्वारा पहले निकाले गए सभी बर्तनों, कड़ाही और रैक को रखने के लिए कितनी बड़ी जगह होनी चाहिए। ये कम से कम कई 100 घन मीटर होना चाहिए था। उसने कभी इतने बड़े स्पेस रिंग के बारे में सुना भी नहीं था। ये बेहद चौंकाने वाला था। जब घर को पहली बार नीचे रखा गया तो उसके भारी वजन के कारण उसके चारों ओर धूल का बादल उठ खड़ा हुआ। सू चेन और अन्य लोग कुछ मीटर पीछे हट गए। धूल छंटने के बाद ही वे घर के सामने लौटे। घर में 3 स्वीट और एक छोटा सा बैठक कक्ष था। प्रत्येक स्वीट का अपना अलग दरवाजा था। बाईं ओर एक स्वीट और एक बाथरूम था, दाईं ओर 2 स्वीट थे और बीच में एक छोटा सा बैठक कक्ष था। बैठक कक्ष केवल 2 स्वीट से जुड़ा हुआ था। दूसरे स्वीट से लिविंग रूम तक पहुंचने के लिए बाहर से प्रवेश करना पड़ता था। अन्य 2 स्वीट से आंतरिक दरवाजों के माध्यम से सीधे लिविंग रूम में पहुंचा जा सकता था। बाथरूम बिल्कुल बाईं ओर था। उसका उपयोग करने के लिए किसी को अपना कमरा छोड़कर बाहर से अंदर आना पड़ता था। कमरों का आवंटन कर दिया गया। सू चेन और लिन वानिक्सू एक ही कमरे में रहते थे। सूये का एक कमरा था और बाइलुओ का भी एक कमरा था। बाइलुओ ने सबसे दाहिनी ओर वाला स्वीट चुना, जो लिविंग रूम से जुड़ा हुआ नहीं था। उसने यह विकल्प इसलिए चुना ताकि सू चेन के परिवार के लिए संवाद करना सुविधाजनक हो सके। चाहे कुछ भी हो, वह सू चेन के परिवार के लिए अब भी एक बाहरी व्यक्ति ही थी। वे आपस में निजी तौर पर बातें करते थे और बैठक कक्ष होने से उन्हें ऐसा करने की सुविधा मिल जाती थी। लिटिल वाइट लिविंग रूम में सोती थी। कमरे आवंटित होने के बाद सभी लोग अंदर चले गए। लिन वानिक्सू पहले बाइलुओ के साथ उसके कमरे में गई। सू चेन के घर में वह सब कुछ मौजूद था जो एक सामान्य स्वीट में होता है। उदाहरण के लिए 1.8 मीटर का बिस्तर, एक नाइट स्टैंड, एक अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल। अध्याय 889। परिवार बातचीत करने बैठता है। अलमारी में चारों मौसमों के लिए रजाइयाँ थीं। हालांकि गुप्त क्षेत्र के बाहर कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन अंदर का मौसम अभी भी बहुत गर्म था, गर्मियों जैसा। लिन वानिक्सू ने अलमारी से एक गर्मियों की रजाई निकाली और बाइलुओ के लिए बिस्तर लगाया। बाइलुओ के लिए बिस्तर लगाते समय उसने उससे बातें करते हुए कहा, मालिक, अगर आपको आज रात किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। सू चेन ने मुझे नीले सागर की दिव्य ध्वनि वाला शंख पहले ही दे दिया है। और गुरुजी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई तकलीफ है? लिन वानिक्सू ने बिस्तर ठीक करने के बाद बाइलुओ की ओर मुड़कर चिंता से पूछा। मुझे कोई असुविधा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बिस्तर लग गया है, आप वापस जा सकते हैं और अपने काम निपटा सकते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी, बाइलुओ ने कहा। लिन वानिक्सू बाइलुओ को हुए जहर के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि बाइलुओ इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वह केवल इतना ही कह सकी, ठीक है। लिन वानिक्सू अपने कमरे में लौट आए। इस समय छोटी सफ़ेद लोमड़ी कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी। ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान का कमरा देखा था।
इसमें उस अस्थायी कमरे की तुलना में कहीं अधिक सामान था जिसे सू चेन और अन्य लोगों ने पहले जमीन के नीचे खोदा था। इसे ये बहुत ही नवीन लगा। ये लगभग एक ऐसे बच्चे की तरह हो गया जिसके मन में लाखों सवाल हों। सू चेन से कई सवाल पूछने के बाद जब सू चेन ने इसे अपने सवालों की एक सूची बनाने और बाद में एक साथ पूछने के लिए कहा तो इसने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर जैसे ही उसने लिन वानिक्सू को आते देखा उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने लिन वानिक्सू को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, मालकिन, इस चटाई का क्या उपयोग है? इस पर पैर रखना बहुत आरामदायक लगता है। इस समय छोटी सफ़ेद लोमड़ी पलंग के पास बिछे शुद्ध कश्मीरी कालीन पर कदम रख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रुई पर चल रहे हों। न केवल पैरों के नीचे का एहसास बेहद आरामदायक था बल्कि बहुत गर्म भी था। उनके घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि उनके घर में फर से बने कई उत्पाद थे लेकिन वे बहुत ही भद्दे दिखते थे, खासकर उस कुर्सी पर लगी बाघ की खाल जिस पर उनके दादाजी को बैठना सबसे ज़्यादा पसंद था। वे उन पैटर्न की सराहना नहीं कर पाते थे। ये दूधिया सफ़ेद चटाई इसकी सुंदरता के अनुरूप कहीं अधिक उपयुक्त थी। यह एक कश्मीरी कालीन है, लिन वानिक्सू ने लिटिल व्हाइट फॉक्स को इसके बारे में बताया। एक कश्मीरी कालीन, ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। मालकिन, क्या आप भविष्य में इससे लिटिल व्हाइट के लिए एक घर बना सकती हैं? कोई बात नहीं, मालकिन सबसे अच्छी हैं। टिल्डा, मालकिन, यह क्या है? ये कहते हुए छोटी सफ़ेद लोमड़ी दौड़कर स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर के पास गई और उत्सुक चेहरे से लिन वानिक्सू से पूछा। न तो गुप्त क्षेत्र और न ही साधना जगत नश्वर जगत के स्मार्ट उपकरणों का उपयोग कर सकते थे। इस वस्तु को मूल रूप से सू जिहान ने तैयार रखा था ताकि अगर सू चेन को नश्वर दुनिया में कहीं और जाने की ज़रूरत पड़े तो वह इसका इस्तेमाल कर सके। रोबोट वैक्यूम क्लीनर होने से कमरे की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि यह इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रकट होगा, इसलिए जब पहली बार घर को बाहर निकाला गया तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर की प्रणाली आध्यात्मिक ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हो गई। इसलिए इस समय रोबोट वैक्यूम क्लीनर स्थिर अवस्था में था और काम नहीं कर रहा था। क्योंकि लिन वानिक्सू के परिवार में रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञता रखने वाला एक विभाग था, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी और जो बैटरी का उपयोग करके काम कर सकता था। लिन वानिक्सू ने लिटिल व्हाइट से कहा, यह एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। यह अभी यहाँ काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से ये खराब हो गया है। एक बार जब हम गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है। यद्यपि अगले महीने की पहली तारीख से नश्वर जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा, वहीं साधना जगत में रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी मौजूद थे। कल्टीवेशन वर्ल्ड में रोबोट वैक्यूम क्लीनर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले वातावरण के अनुकूल बनाए गए थे। इसके अलावा कल्टीवेशन वर्ल्ड में रोबोट वैक्यूम क्लीनर को बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस उसमें स्पिरिट स्टोन डाल दें और वह लंबे समय तक काम कर सकता था। एक रोबोट जो फर्श साफ कर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि इसके आने से हमें खुद फर्श साफ नहीं करना पड़ेगा? नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने उत्सुकता से पूछा। ये तो वाकई जादुई है। अभी और भी कई जादुई चीज़ें हैं। एक बार जब हम बाहर निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लिन वानिक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ओह ओह, मैं तो इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। छोटी सफ़ेद लोमड़ी गुप्त लोक को छोड़ने के लिए बेताब थी। हालांकि उसे यह आशंका थी कि गुप्त क्षेत्र से अपने स्वामी के पीछे पीछे बाहर आने के बाद क्या वह अपने दादा को नहीं देख पाएगा। इसके बाद लिन वानिक्सू बिस्तर ठीक करने लगी और सू चेन से पूछा कि क्या वे बाद में सूये के लिए भी बिस्तर ठीक कर दें। सू चेन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, उसके पिता अपना बिस्तर खुद ठीक कर लेंगे, वह बस थोड़ी देर पहले यही बताने आए थे। लिन वानिक्सू ने अपने कमरे में बिस्तर लगाने के बाद छोटे सफ़ेद लोमड़ी के लिए एक कश्मीरी कालीन ढूंढने के लिए बैठक कक्ष में गई और उसे कोने में बिछा दिया ताकि छोटे सफ़ेद लोमड़ी को रात में सोने में सुविधा हो। उसने उसके कालीन पर 2 बिल्ली के खिलौने भी रख दिए। छोटी सफ़ेद लोमड़ी को ये नए खिलौने बहुत पसंद आए और वह खुशी खुशी उनसे खेलने लगी। क्योंकि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, शाम के 9 बज चुके थे। सू चेन और बाकी लोग बैठक कक्ष में आए और बातचीत करने के लिए बैठ गए। सू ये भी आ गई। उन्होंने आज की घटनाओं और दाओ ताई पर्वत की यात्रा के बारे में बात की। सू चेन ने यह भी बताया कि लिटिल व्हाइट के मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें ली जा सकती हैं, इसलिए वे कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि लौटने पर बच्चों को दिखा सकें। लिन वानिक्सू के मन में एक समस्या आए और उसने पूछा, पतिदेव, यहाँ हमारे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्या लिटिल व्हाइट का मोबाइल फ़ोन भी हमारे यहाँ पहुँचने पर बेकार हो जाएगा? सू चेन ने कहा, यह वाकई एक समस्या है। दोनों स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। घर लौटने पर हमें पता चल जाएगा। लिन वानिक्सू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हम 1 फरवरी से पहले घर लौट पाएंगे या नहीं। इस साल चीनी नव वर्ष जल्दी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 3 फरवरी नव वर्ष की पूर्व संध्या है और 4 फरवरी चंद्र नव वर्ष का पहला दिन है। सू चेन ने कहा, आज 28 तारीख है।
हम 1 फरवरी तक दाओ ताई पर्वत पर पहुंच सकते हैं। दाओ ताई पर्वत पर संघर्ष 1-2 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। पूरी संभावना है कि हम 3 तारीख को गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे। जब तक हम गुप्त क्षेत्र से बाहर हैं, हम नए साल की पूर्व संध्या तक समय पर पहुंच जाएंगे। सू ये ने कहा, अगर हम इसे नए साल की पूर्व संध्या पर नहीं बना पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, नए साल पर बनाना ही काफ़ी अच्छा है। लिनवानिक्सू ने सिर हिलाते हुए कहा, तो जब हम वापस जाएंगे तो घर में पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद होगी। सू चेन ने कहा, हम 1 फरवरी को 5 महान परिवार उस स्पिरिट लॉकिंग ग्रैंड एरे को खोल देंगे जो नश्वर दुनिया को अवरुद्ध करता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा नश्वर दुनिया में मुक्त हो जाएगी। मनुष्य जगत के लिए यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। हमारा ड्रैगन देश निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका निभाएगा। लिनवानिक्सू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे पिता और अन्य लोगों ने संपत्ति का प्रबंधन कैसे किया होगा। उन्हें पहले से ही खबर दे देने से उन्हें नुकसान को यथासंभव कम करने में सक्षम होना चाहिए। सू ये ने कहा, शाओक्सू, तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह जरूरी नहीं कि लिन परिवार के लिए कोई बड़ा झटका हो, बल्कि यह एक बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए। यद्यपि नश्वर जगत में पारंपरिक विद्युत उपकरण आध्यात्मिक ऊर्जा से क्षीण होकर अनुपयोगी हो जाएंगे, लेकिन साधना जगत की वस्तुओं को नश्वर जगत में आयात किया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ा मुनाफा है, क्योंकि ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत हर किसी को होती है, इसलिए हर कोई इन्हें खरीदने के तरीके ढूंढ लेगा। लिनवानिक्सू ने सिर हिलाया। वह पारिवारिक मामलों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थी। वह 3 दिन बाद दाओ ताई पर्वत पर होने वाली घटना को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि भले ही उसने और सूये ने सू चेन के युआन डोमेन में 20 वर्षों तक साधना की थी, फिर भी वे केवल मिस्ट्रियल में ही थे। हर्ब गैदरिंग दायरे में विभिन्न परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों के सामने उनके जीतने का कोई मौका नहीं था। अध्याय 890, बायलुओ का मामला। सू चेन और बाकी लोग रात 10 बजे तक बातें करते रहे, फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों में लौट गए। छोटी सफ़ेद लोमड़ी भी बैठक में सो गई। बायलुओ के बारे में सोने से ठीक पहले उसे बाई परिवार के एक अन्य प्रतिभागी का फोन आया। इसे बाई परिवार के संचार उपकरण का उपयोग करके बनाया गया था। फोन करने वाली बाई परिवार की बाई कियान थी, जो जड़ी बूटी संग्रहण के मध्य चरण की एक पारलौकिक साध्वी थी। उसके बाई लुओ के साथ आमतौर पर बहुत अच्छे संबंध थे। वह बाई लुओ की चचेरी बहन थी, जो उससे 3 साल बड़ी थी। शाओ लुओ, तुम अब कहाँ हो? क्या तुम्हें अपने शिष्य और उनका परिवार मिल गया है? मिल गए। मैं अभी एक जगह पर हूँ, पता नहीं उसका नाम क्या है। लगभग 3 दिनों में दाओ ताई पर्वत पहुँच जाऊंगा। आप दाओ ताई पर्वत से कितनी दूर हैं? बाई कियान ने कहा, ठीक है, अच्छा हुआ कि तुमने उन्हें ढूंढ लिया। मैं भी शायद 3 दिनों में दाओ ताई पर्वत पर पहुंच जाऊंगी। तो फिर वहीं मिलते हैं। क्या आपके शिष्य और उनके परिवार के सभी सदस्य ठीक हैं? वे सब एक साथ ठीक हैं। आपकी तरफ क्या हाल है? मैं अपेक्षाकृत भाग्यशाली रहा हूँ, कोई समस्या नहीं हुई। मैंने रास्ते में बहुत सावधानी बरती है और अभी तक किसी और राक्षसी जानवर का सामना नहीं हुआ है। शेंग परिवार के सभी सदस्यों को मार गिराया गया है। बाई कियान ने हैरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है? अभी अभी खबर मिली है। शेंग परिवार के 4 सदस्य गुप्त क्षेत्र के अंदर मर गए, 6 ने अपने ज़ेड टोकन तोड़ दिए और बाहर निकल गए। बाई कियान, सच में? क्या हुआ? बाई लुओ ने कहा, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, मुझे अभी अभी खबर मिली है। बाई कियान को खुशी और चिंता दोनों महसूस हो रही थी। खुशी इसलिए थी क्योंकि जैसा कि उसने बाई लुओ को बताया था, शेंग परिवार के प्रतिद्वंद्वियों के न होने से उनका बाई परिवार अधिक दाव प्लेटफॉर्म हासिल कर सकता था। क्रिएशन एकेडमी में अधिक लोगों को प्रवेश मिल सकेगा। उसने बाई लुओ को बताया कि खतरे की घंटी इसलिए बजी क्योंकि शेंग परिवार के भी 4 सदस्य मारे गए थे और 6 को जबरन बाहर निकाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि गुप्त क्षेत्र वाकई खतरनाक था और उसने बाई लुओ से अतिरिक्त सतर्क रहने का आग्रह किया। उसे अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। फिर बाई कियान ने बाई लुओ से गुप्त क्षेत्र से संबंधित कुछ और मामलों पर बातचीत की। फोन रखने से ठीक पहले बाई कियान ने हिचकिचाते हुए पूछा, शाओ लुओ, तुम्हारा वह जहर कैसा है? क्या तुम उसे दबा सकते हो? क्या तुम तब तक टिके रह सकते हो जब तक हम गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाते? मेरा अनुमान है कि हम शायद 3 या 4 दिनों में निकल सकते हैं। बाई लुओ ने कहा, यह संभव है। उसने अपने जहर के प्रकोप का जिक्र तक नहीं किया और ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया कि कल उसकी विषाक्तता मध्य चरण में पहुंच जाएगी। अगर सच में कल उसका प्रकोप बढ़ गया तो? बाई कियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 3 दिन में दाव प्लेटफॉर्म के लिए होने वाला संघर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। अगर उस दौरान आपकी हालत बिगड़ गई तो मुझे आपकी हालत की बहुत चिंता होगी। क्या मैं आपकी मदद करूं? हम पहले दाओ ताई पर्वत की तलहटी में मिल सकते हैं। मैं उसे बेहोश कर दूंगा ताकि उसे पता ही न चले कि क्या हुआ, और फिर आप और वह आदमी। बाई कियान अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बाई लुओ ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं।
बाइकियान कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शाओ लुओ, तुम्हारा ये जहर बहुत घातक है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो अंततः ये तुम्हारे जीवन और मृत्यु का कारण बनेगा। इसके अलावा एक बार जब हम दाओताई पर्वत पर चढ़ जाएंगे तो ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष होगा। अगर आप दूसरे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से लड़ते समय अचानक आक्रामक हो जाते हैं तो ये बहुत नुकसानदायक होगा। आपका प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आप पर हमला करेगा। शाओ लुओ, भले ही अपने भले के लिए न सोचो, लेकिन अपने 2 बच्चों के बारे में सोचो। वे सिर्फ 6 साल के हैं। वे अपनी मां को खोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाई लुओ की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है बहन, चलो अभी यहीं रुकते हैं। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें कल यात्रा करनी है। ये देखकर कि उसने अपनी बात कह दी है और दाओताई पर्वत तक पहुंचने में अभी भी 3 दिन बाकी थे, बाई लुओ के पास इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए पर्याप्त समय था। बाई कियान मान गई। इस मामले को बहुत जल्दबाजी में नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन वह वास्तव में बाई लुओ के जहर को लेकर बहुत चिंतित थी, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह राक्षसी जीवों से भरा एक गुप्त क्षेत्र था। अगर बाई लुओ को शुरुआत में ही कोई परेशानी हो जाती और उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं होता, जबकि बाई लुओ के शिष्यों के परिवार को अभी भी उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती और वे उसकी रक्षा करने में असमर्थ होते। अगर ऐसा हुआ तो उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। फ़ोन रखने के बाद बाई लुओ ने अपने स्टोर रूम से एक फ़ोटो एल्बम निकाला। एल्बम के कवर पर कार्टून शैली का डिज़ाइन था। पन्ने का कवर खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले 2 प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों पर पड़ी। इसके बाद बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए और अंततः 6 साल के बच्चों जैसे दिखने लगे। इस फोटो एल्बम में क्रिस्टल पत्थरों द्वारा संचालित चलती फिरती तस्वीरों को सुरक्षित रखने की सुविधा भी थी। ये तस्वीरें फ़ोन पर मौजूद वीडियो के समान थीं। संरक्षित छवियों को सक्रिय करने पर उसने देखा कि एल्बम में मौजूद दोनों छोटी लड़कियों की तस्वीरें वीडियो में बदल गईं। मम्मी, आज मैंने परदादी से एक और अद्भुत मार्शल आर्ट सीखा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी, मैं जल्द ही अपनी बहन के बराबर पहुँच जाऊंगी। वीडियो में दिख रही दोनों छोटी लड़कियां एक ही उम्र की थीं और बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। वे जुड़वां बच्चे थे। वह 7 साल पहले अप्रत्याशित रूप से गर्भवती हो गई थी और उसने 6 साल पहले बच्चों को जन्म दिया था। उसे नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन था। उस रात उसने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली थी और अंधेरा था एक छोटी सी गली में। जब उसे होश आया तब तक वह अपने घर वापस आ चुकी थी। घटनास्थल पर किसी भी चीज़ का कोई निशान नहीं बचा था। फिर 2 महीने बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उस समय उसका पहला विचार बच्चों को गर्भ में ही समाप्त करने का था। वह उस आदमी को नहीं जानती थी, उस रात की सारी बातें पूरी तरह से भूल चुकी थी और उससे भी बढ़कर उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह अनुभव कैसा था। इसके अलावा उन जैसी महिलाओं के लिए बच्चे को जन्म देना व्यावहारिक रूप से अपनी जान जोखिम में डालने से कम नहीं था। इसलिए वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब वह अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वह हिचकिचाई। अंततः अपने पेट को छूकर वह वापस मुड़ गई। फिर उसने धीरे धीरे अपने पेट को बढ़ते हुए देखा। उस दौरान उसने कभी भी प्रसव पूर्व जांच नहीं करवाई। जब प्रसव का समय आया तभी उसने बाई कियान को फ़ोन करके प्रसूति विशेषज्ञ की व्यवस्था करने में मदद मांगी। बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसे पता चला कि वे जुड़वां बच्चे हैं। वह भाग्यशाली भी थी, उसकी ऊर्जा में अचानक कोई कमी नहीं आई। ये बिल्कुल सामान्य प्रसव जैसा था। उस समय बाई कियान बहुत डरी हुई थी। इस मामले ने अंततः परिवार की पूर्वज को चिंतित कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले ही बाई परिवार के अगले उत्तराधिकारी के रूप में चुना जा चुका था। बाई परिवार के लिए उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ये जानने के बाद पूर्वज ने देखा कि प्रसव के बाद भी उसकी शक्ति क्षीण नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे दोष नहीं दिया। फिर दोनों बच्चों की हड्डियों को छूकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि उनमें असाधारण प्रतिभा है। इसके अलावा दोनों में प्राचीन पूर्वज का रक्त प्रवाहित हो रहा था। उन्होंने उन्हें 2 प्रतिभाशाली बच्चे कहा और उन्हें अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शन में लेना चाहते थे। स्तनपान कराने और शिशुओं की 1 वर्ष की आयु तक देखभाल करने के बाद उसने उन्हें पूर्वज के साधना स्थल पर भेज दिया, जहां उन्होंने स्वयं दोनों बहनों को निर्देश दिए। हालांकि वह दोनों नन्हे मुन्नों से अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए उसने फिर भी उन्हें पूर्वजों की शिक्षाओं के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि युवा उत्तराधिकारी के रूप में चुनी गई उस महिला के बारे में भी अफवाह थी कि उसने कुछ समय के लिए पूर्वज के अधीन अध्ययन किया था, लेकिन यह अवधि लंबी नहीं थी, केवल 5 साल। अब उनकी बेटियां छोटी उम्र से ही पूर्वजों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती थीं। उनके भविष्य की संभावनाएं असीमित थीं, लेकिन पूर्वज ने एक नियम बनाया, वह उन दोनों छोटे बच्चों से साल में केवल 1 बार ही मिल सकती थी। जब छोटे बच्चे वयस्क हो जाते और अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते, तभी उन्हें पहाड़ छोड़ने की अनुमति दी जाती थी। अध्याय 891, बाई लुओ का जहर भड़क उठा, मध्य चरण में प्रवेश।
आधी रात को सुचेन को पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए वह अपने कमरे से उठा और बाथरूम की ओर गया। काम खत्म करने के बाद उसने अपने हाथ धोए, बाथरूम की लाइट बंद की और दरवाजा बंद करने ही वाला था। बाथरूम की लाइट साधना जगत से थी, जो निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से संचालित होती थी और उसमें एक नियंत्रणीय स्विच था। ये ठीक वैसे ही काम करता था जैसे नश्वर दुनिया में बत्ती को चालू और बंद करना। जैसे ही वह दरवाजा बंद कर रहा था, अचानक उसे अपनी नाक में एक सुगंधित खुशबू महसूस हुई और फिर उसने बायलुओ को देखा, जो बाथरूम के प्रवेश द्वार की ओर चल रही थी। चांदनी रात में बायलुओ का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वह पीला तो नहीं था, लेकिन उस पर हरे रंग की झलक थी, जो किसी चोट के निशान जैसी लग रही थी। ये जहर का प्रकोप था। इसके अलावा जहर अपने मध्य चरण में पहुंच चुका था, क्योंकि जब पहले बायलुओ के जहर का प्रकोप हुआ था तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। अब जब इसका रंग हरा हो गया था तो इसका स्पष्ट अर्थ था कि जहर अधिक शक्तिशाली था। अगर यह अंतिम चरण तक पहुंच जाता है तो इसका रंग बैंगनी हो जाएगा, जो किसी शव के रंग के बहुत करीब होगा। शिक्षक बाय सू चेन ने बायलुओ का समर्थन किया। ये स्पष्ट था कि इस समय बायलुओ ने अपना कुछ मानसिक संतुलन खो दिया था। उसकी आंखें धुंधली थीं और वह अपना दिमाग साफ करने की कोशिश में लगातार अपना सिर हिला रही थी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं बाथरूम जा रही हूँ ठंडे पानी से नहाने के लिए। बायलुओ ने सू चेन को धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए सीधे बाथरूम में घुस गई। सू चेन ने तुरंत बाथरूम की लाइट जला दी ताकि बायलुओ गलती से टॉयलेट या शॉवर के कांच के दरवाजे से न टकरा जाए। क्योंकि घर बड़ा नहीं था, इसलिए बाथरूम केवल 4 वर्ग मीटर का था। सिंक, टॉयलेट और शॉवर स्टॉल सभी को उन 4 वर्ग मीटर के दायरे में ठूंस दिया गया था, जिससे वह जगह बहुत संकरी हो गई थी। अगर कोई व्यक्ति नशे में इसमें प्रवेश करता है तो आसानी से उसका सिर टकरा सकता है। और जहर के कारण अपनी कुछ मानसिक संतुलन खो चुकी बायलू एक शराबी व्यक्ति से अलग नहीं थी। लाइट जलने पर बाथरूम में रोशनी बढ़ गई। बायलू पहले ही शावर पार्टीशन की ओर दौड़ चुकी थी, लेकिन वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। कांच के पार्टीशन को पकड़े हुए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसका बायां पैर पार्टीशन के निचले हिस्से में पानी के अवरोधक से अवरुद्ध हो गया था। गर्म, उसने सिर्फ एक शब्द कहा। उस शब्द को सुनते ही सू चेन का दिमाग चकरा गया और वह क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया कि क्या करे। उसने देखा कि बायलुओ आखिरकार पानी की बाधा को पार करके शॉवर स्टॉल में दाखिल हुई और शॉवर का स्विच चालू कर दिया। तुरंत ही पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। वह छलककर बायलुओ के शरीर पर गिरा। इस समय बायलुओ ने एक शुद्ध सफ़ेद नाइट गाउन पहना हुआ था और चून की जहर का प्रकोप उसके सोते समय हुआ था, इसलिए उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। जैसे ही पानी उसके सिर से उसके शरीर पर गिरने लगा, उसके गीले कपड़े तुरंत उसके शरीर से चिपक गए। सू चेन को स्पष्ट दृश्य प्रदान करना, ये ठीक नहीं है। अगर वह इसी तरह देखता रहा तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। वह तुरंत पीछे मुड़ा, अपनी पत्नी वानेक्सू को बायलुओ की देखभाल करने के लिए कहने के इरादे से, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने पीछे से बायलुओ की आवाज़ सुनी, नहीं, शियाओक्सू को बुलाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। दरवाज़ा बंद कर दो। इसे स्वयं मेरे द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। सू चेन ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझकर देखा हो, बल्कि जैसे ही उसकी नज़र हटी, दरवाजे के बंद होते ही उसकी नज़र दरवाजे की दरार से अंदर की एक झलक पर पड़ गई। बायलू को शायद ये सोचकर बेचैनी हुई होगी कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है, और वह तुरंत बाथरूम में चली गई। अगले ही पल बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। सू चेन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग थोड़ा उलझन में था। हल्की हवा चली, जिससे उसे थोड़ी ठंड लगी, और तभी उसका दिमाग शांत हुआ। फिर उसने अपना चेहरा थपथपाया और सीधे अपने और लिन वानेक्सू के बेडरूम की ओर चल दिया। कितना शर्मनाक। कमरे में लौटकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी वानेक्सू अभी भी सो रही थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा दरवाजे के बाहर और बाथरूम के दरवाजे के बाहर निगरानी के लिए अलग कर दिया, ताकि अगर बायलू 1 घंटे तक बाथरूम में रहे और फिर भी बाहर न आए, तो वह बायलू की परवाह करना छोड़ देगा और लिन वानेक्सू को बाथरूम की स्थिति की जांच करने के लिए बुलाएगा। बिस्तर पर वापस जाने के बाद 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद सू चेन ने खुद को नीचे की ओर देखा और वह काफ़ी असहाय महसूस कर रहा था। भाई, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अब भी पहरा दे रहे हो? आराम करो, भाई। 15 मिनट बाद सू चेन का दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। वह बार बार उस दृश्य को दोहरा रहा था जिसे उसने कुछ देर पहले अनजाने में देख लिया था। जितना अधिक वह उसे भूलने की कोशिश करता, वह दृश्य उतना ही स्पष्ट होता जाता। वह पलटा और लिन वानेक्सू को गले लगा लिया। उसने अपना सिर झुकाया और लिन वानेक्सू के गोरे कंधे को चूमते हुए कर्कश आवाज में कहा, पत्नी। ऊर्जा की खपत करने वाला कोई काम करने से वह पहले हुई घटनाओं को भूल जाता था। लिन वानेक्सू को इस समय नींद आ रही थी क्योंकि आज बहुत कुछ घटित हो चुका था। उसके गुरु लगभग मरते मरते बचे और फिर एक पृथ्वी अमर स्तर के कठपुतली ने उनका पीछा किया, जिससे उसकी नसें लगातार तनाव में थीं।
इसलिए वह बहुत थकी हुई थी और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए सोना चाहती थी। हालांकि उसने नींद में सुचेन के शब्द सुने और उसके कार्यों को महसूस किया। उसने सुचेन को गले लगाकर जवाब दिया। 1 घंटे बाद सुचेन को महसूस हुआ कि पूरा बाथरूम जम गया है। ऐसा लग रहा था कि बायलू खुद को बर्फ से जमाकर ठंडा और शांत करना चाहती थी। कम से कम बायलुओ तो फिलहाल ठीक थी, इसलिए सुचेन ने लिनवानिक्सु को बायलुओ के बारे में नहीं बताया। 1 घंटे बाद लिनवानिक्सु पूरी तरह से थक चुकी थी और बिस्तर पर लेट गई। सुचेन ने उसे पकड़ा, कंबल ओढ़ाया और गले लगाकर सुला दिया, क्योंकि तब तक बायलुओ स्नानघर से अपने कमरे में लौट चुकी थी। सुचेन जानता था कि बायलुओ का जहर का प्रकोप अब समाप्त हो चुका है और बायलुओ ने इसे सहन कर लिया है, इसलिए उसने अपनी तत्काल नींद की कला का उपयोग किया और लिनवानिक्सु को पकड़े हुए सो गया। अगली सुबह सुचेन सुबह 5 बजे उठा, लेकिन लिनवानिक्सु अभी भी सो रही थी। उसने लिनवानिक्सु को पकड़े हुए सामान्य रूप से सोना जारी रखा। सुबह 6 बजे भी लिनवानिक्सु नहीं जागी थी। उसने धीरे से लिनवानिक्सु के माथे पर चुंबन किया और फिर चुपचाप बिस्तर से उठ गया। कमरे से बाहर निकलकर वह पहले दौड़ने के लिए बाहर चला गया। दौड़ते समय वह अचानक बायलुओ से टकरा गया, जो खुद भी जॉगिंग कर रही थी। जाहिर तौर पर बायलुओ उससे पहले जाग गई थी। जब उनकी मुलाकात हुई तो एक पल के लिए उनकी निगाहें मिली और दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी। हालांकि सुचेन ने पिछली रात की घटनाओं को भूल जाने का नाटक किया और बायलुओ को टीचर बाय कहकर अभिवादन किया। बायलुओ ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और दौड़ना जारी रखा। सुचेन बायलुओ से विपरीत दिशा में भागी, उससे दोबारा सामना होने से बचने के लिए, वरना बहुत अजीब स्थिति हो जाएगी। आखिरकार बायलुओ उसकी पत्नी वानिक्सु का गुरु था और पिछली रात उसने गलती से कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसे लगता है कि बायलुओ को उस समय यह एहसास भी नहीं हुआ होगा कि उसने वह देख लिया है, नहीं तो बायलुओ अभी उसका पीछा करके उसे पीट रहा होता। दौड़ पूरी करने के बाद सुचेन घर लौट आया। लिनवानिक्सु अभी भी सो रही थी। सुचेन ने कल रात उसके साथ काफ़ी देर तक खेल खेला था, इसलिए वह बहुत थकी हुई थी और अभी तक जागी नहीं थी। सुये पहले से ही उठ चुकी थी और प्रवेश द्वार पर मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी। छोटी सफ़ेद लोमड़ी भी जाग गई थी और सुये के बगल में एक इंसान की तरह चलने की कोशिश कर रही थी। ये 2 पैरों पर सीधा खड़ा था, इसके दोनों अगले पंजे इसकी छाती पर मुड़े हुए थे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक सीधा खड़ा नहीं रह पाता था। इससे पहले ही यह अपने पंजे नीचे रख देता था और इसका छोटा सा सिर जमीन पर झुक जाता था और यह सांस छोड़ते हुए कहता था, मुझे इसकी आदत नहीं है, 2 पैरों पर चलना बहुत मुश्किल है। अध्याय 892 एक साथ समूह फोटो लेना। शिकायत करने के तुरंत बाद छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने सुचेन को वापस आते देखा। उसने सोचा कि अगर वह अपने दादा की तरह चल सकती और इंसानों की तरह व्यवहार कर सकती, तो जब भी उसे कुछ खाने की इच्छा होती वह खुद ही कर सकती थी, पहले सामग्री साफ करके फिर अपने मालिक से उसे पकाने के लिए कह सकती थी। इस तरह उसका मालिक उसे जो कुछ भी खाना पसंद होगा वह खुशी खुशी बनाकर देगा। भोजन के बारे में सोचते ही छोटी सफ़ेद लोमड़ी तुरंत प्रेरणा से भर गई और उसमें नई ऊर्जा आ गई और उसने 2 पैरों पर चलने का अभ्यास जारी रखा। सुचेन ने उस पर एक नज़र डाली, फिर सुये की ओर देखा। पिताजी, ये हरकत थोड़ी गलत है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब वह बोल रहा था सुचेन सुये के पास गया और उसे शक्तिशाली वज्र मुट्ठी का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसका अभ्यास सुये उस समय कर रहा था। सुये को कुछ बार इसका प्रदर्शन दिखाने के बाद सुये इसे काफ़ी अच्छे से कर रही थी, इसलिए सुचेन रुक गया और नाश्ता तैयार करने के लिए अपने भंडारगृह से बर्तन, कटोरे और करछुल निकाले। आज नाश्ते में उन्होंने काले चावल, काली फलियों और काले तिल से बनी त्रिकाली दलिया तैयार की। त्रिकाली दलिया न केवल ऊर्जा और रक्त की पूर्ति करती है बल्कि त्वचा को भी निखारती है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उत्तम है। हालांकि दलिया ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप हर समय खा सकते हैं, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि होने पर ग्लूकोज का स्तर अचानक बढ़ सकता है। सामान्य लोगों के लिए ये ठीक है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और मधुमेह रोगियों को इसका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है और मधुमेह रोगी की स्थिति और बिगड़ सकती है। सुचेन और उनका परिवार सभी बहुत स्वस्थ हैं, इसलिए कभी कभार 3 काले दलिया खाने में कोई समस्या नहीं है। थरी ब्लैक पोरिज के अलावा उन्होंने नाश्ते के लिए क्लियर ब्रोथ फिश नूडल्स भी बनाए। जिस मछली का इस्तेमाल किया गया था वह उस मछली के तालाब से थी जो उनके परदादा जियांग वेहाई ने उन्हें तब दी थी जब वह जियांग परिवार के साथ रहते थे। उस समय उसने जियांग परिवार में सभी मछलियों को संसाधित कर लिया था, तत्काल उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में मछली रख ली थी और बाकी को अपने भंडारण स्थान में जमा कर लिया था। इस तरह वह जब चाहे मछली खा सकता था। दलिया बनाना आसान है। उसने सामग्री निकालकर रात भर भिगोकर रखी थी, इसलिए अब उसे बस उन्हें साफ करना था, मिट्टी के बर्तन में डालना था और पकाना शुरू करना था।
दलिया खत्म करने के बाद उसने साफ शोरबे वाली मछली के नूडल्स बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आग जलाई और कढ़ाई को गर्म किया। सू चेन ने एक बड़ी लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया। तेल गर्म होने पर उसने अपने खास मसाले के पैकेट से मैरिनेट की हुई मछली को एक एक करके कढ़ाई में तलने के लिए रखा। उन्होंने मछलियों को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तला, फिर मछली को एक तरफ करके उसमें पंचमसाला पाउडर, तारा अनीस और लाल मिर्च जैसे मसाले मिलाए। उन्होंने उन्हें खुशबू आने तक भुना, मछली में मिलाया और फिर उबलता पानी डालकर पकाया। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाते समय यदि आपको पानी डालने की आवश्यकता हो तो गर्म या उबलता हुआ पानी डालना सबसे अच्छा होता है। ठंडा पानी न डालें क्योंकि गर्म कढ़ाई और ठंडे पानी के तापमान में अधिक अंतर होने से लोहे की कढ़ाई में दरार पड़ सकती है। अगर यह कोई लेपित पैन होता तो स्थिति और भी खराब होती, क्योंकि इस तरह के अत्यधिक तापमान अंतर के कारण कोटिंग को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत अधिक होती है। एक बार कोटिंग क्षतिग्रस्त हो जाने पर पैन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोटिंग के नीचे एल्यूमीनियम की एक परत होती है और एल्यूमीनियम शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। जब उसने ढक्कन लगाया तो मछली की खुशबू पहले से ही बाहर आने लगी थी। पास में ही चलने का अभ्यास कर रही छोटी सफ़ेद लोमड़ी को उसकी खुशबू आए और वह सीधे दौड़कर सू चेन के पास गई और उससे पूछा, गुरुजी, क्या आपने मछली बनाई है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, हम नाश्ते में मछली के नूडल्स खा रहे हैं। क्या आप नूडल्स खाते हैं? फिश नूडल्स? हाँ हाँ हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फिश नूडल्स क्या थे, इसके मालिक जो भी खाते थे ये भी वही खा सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी एक कटोरी बना देता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, बगल में उबल रहा पानी का बड़ा बर्तन तैयार हो गया और उसने उसमें चावल के नूडल्स डाल दिए। उन्होंने 5 सर्विंग बनाई। वह और सू ये पुरुष थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा अधिक खाया। लिनवानिक्सू और बाय लू महिलाएं थीं, इसलिए उन्होंने उनके लिए थोड़ी कम मात्रा में भोजन परोसा। जहाँ तक आत्मा के पालतू जानवर नन्ही सफ़ेद लोमड़ी की बात है, हालांकि वह दादी के स्तर की शावक थी, लेकिन उसने पुरुषों से कम नहीं खाया, इसलिए नन्ही सफ़ेद लोमड़ी का हिस्सा सबसे बड़ा था। जब बाय लुओ कसरत करके लौटी तो लिनवानिक्सू अभी अभी उठी थी और बाहर आ चुकी थी। बाय लुओ को देखकर उसने उसे अभिवादन किया, शुभ प्रभात स्वामी जी। सुप्रभात। बाय लुओ ने सिर हिलाया। लिनवानिक्सू ने जम्हाई ली और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली गई। बाय लुओ ने बाथरूम की ओर देखा और फिर तुरंत नज़रें हटा लीं। उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया, जल्दी ही सामान्य हो गई और अपने कमरे में वापस चली गई। नाश्ते के दौरान केवल चावल के नूडल्स के स्लर्पिंग की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। छोटी सफ़ेद लोमड़ी बड़े आनंद से खाना खा रही थी। ऐसी सुबह वाकई बहुत सुखद थी। नाश्ते के साथ दिन की शुरुआत करने का यही सही तरीका था। ये फिश नूडल्स बहुत ही स्वादिष्ट थे। जैसे ही छोटी सफ़ेद लोमड़ी अपने भोजन का आनंद ले रही थी, अचानक उसने आह की आवाज़ निकाली। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया और वह लगातार खांसती रही। क्या हुआ, लिटिल वाइट? लिनवानिक्सू ने पूछा। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने अपने गले की ओर इशारा किया। सू चेन ने कहा, लगता है तुम्हारे मुंह में मछली का कांटा फंस गया है। एक कप पानी पी लो, एक बड़ा घूंट ले लो। जब वह बोल रहा था, सू चेन ने एक गिलास पानी डाला और उसे छोटी सफ़ेद लोमड़ी को दे दिया। लेकिन जब लिटिल वाइट फॉक्स ने इसे पी लिया तब भी वह अवरोध बना रहा। उसके गले में बेहद तकलीफ थी। लिनवानिक्सू ने कहा, लिटिल वाइट, अपने मूल रूप में वापस आ जाओ, तब शायद मछली की हड्डी नीचे जा पाएगी। बिल्कुल सही। छोटी सफ़ेद लोमड़ी तुरंत एक अपेक्षाकृत दूर जगह पर भागी और फिर अपने 10 मीटर ऊंचे मूल रूप में वापस बदल गई। हालांकि यह वापस विशालकाय 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी में बदल गया था, लेकिन इसके गले में फंसी छोटी हड्डी अभी भी वहीं थी। ये सीधे गले की श्लेष्मा परत में धंस गया था। वह उसे खांसकर बाहर भी नहीं निकाल सका। वह चिंता से रोने ही वाली थी। सू चेन ने उसे अपना मुंह खोलने और जमीन पर लेटने को कहा। फिर सू चेन ने उसका बड़ा मुंह खोला और उसके गले की नली में फंसी छोटी सी हड्डी को बाहर निकाल लिया। फिर उसने पूछा, कैसा लग रहा है? छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने निगलने के बाद तुरंत सिर हिलाया और कहा, ये बेहतर है। गुरु आपका धन्यवाद। पहले जिस तरह से वह मछली के नूडल्स चट कर रहा था, उसे देखकर सू चेन ने सोचा था कि आत्मा राक्षसों को मछली खाते समय गले में मछली की हड्डियां नहीं फंसती होंगी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आत्मा राक्षस भी मनुष्यों की तरह गले में मछली की हड्डियां फंसा सकते हैं। उन्होंने कहा, अगली बार जब आप मछली खाएं तो पहले उसकी हड्डियां निकाल कर खा लें। उसे ऐसे ही मुंह में न ठूंसें, या फिर मछली की हड्डियों को तब तक चबाएं जब तक वे चूर चूर न हो जाएं, फिर निगलें। अगर आप इसे पूरा निगल लेते हैं तो मछली की छोटी हड्डियां आपके गले में फंसने की बहुत संभावना होती है। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने जोर से सिर हिलाया। वह मछली खाते समय बहुत सावधान रहती थी, लेकिन इस बार सू चेन का खाना इतना स्वादिष्ट था और उसने बहुत समय से मछली नहीं खाई थी, जिसके कारण वह एक पल के लिए मछली की हड्डियों से सावधान रहना भूल गई।
सचमुच किसी को भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। नाश्ते के बाद छोटी सफ़ेद लोमड़ी का शरीर काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। कल रात जब तू शान लियांग्युन आया था तो उसने उसे काफ़ी सारी दवाइयाँ दी थीं। उसने गोलियां खा ली थीं और रात भर आराम किया था, इसलिए उसका शरीर पहले ही ठीक हो चुका था। इसलिए इसकी दौड़ने की गति पहले से भी तेज थी। नाव में बैठे हुए सू चेन लिटिल वाइट के फ़ोन से बाहर के दृश्यों की तस्वीरें ले रहा था और फिर लिन वानिक्सू की तस्वीरें ले रहा था। जब वे लौटेंगे तो वह उन्हें उनके परिवार से मिलवाएगा। लिन वानिक्सू ने अपनी तस्वीरें खिंचवाने के बाद कहा, पिताजी और मेरे गुरु की भी कुछ तस्वीरें ले लीजिए। उस गुप्त क्षेत्र में तस्वीरें लेना दुर्लभ था। अगर वे अपने मोमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं तो अभी एक फ़ोटो खींचकर उसे अपने मोमेंट्स में पोस्ट करना और साथ ही उस गुप्त स्थान को टैग करना निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होगा। बायलुओ ने कहा, मुझे तस्वीरों में आने की ज़रूरत नहीं है। सू चेन, तुम बस वानिक्सू और अपने पिताजी की तस्वीरें ले लो। अध्याय 893 शेंग जेनवेई, वह व्यक्ति सू चेन है। मास्टर, चलिए एक साथ तस्वीर लेते हैं। बायलुओ के साथ अधिक समय बिताने पर लिन वानिक्सू का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने बायलुओ को अपनी ओर खींचा, अपना सिर उसके करीब झुकाया और फिर सू चेन की ओर चीज़ का इशारा करते हुए उसे जल्दी से तस्वीर खींचने के लिए कहा। सू चेन ने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया। एक सीधे सादे आदमी के लिए फोटोग्राफी कौशल इतना ही सरल है, बस शटर दबाते रहो और कोई ना कोई तस्वीर तो उसकी पत्नी को पसंद आ ही जाएगी। सू ये को भी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। सू चेन ने उसकी कुछ तस्वीरें लीं और कहा कि वापस आने पर वह उन्हें अपनी मां को दिखाएगा। लिन वानिक्सू ने सू चेन की तस्वीरें लेने की पेशकश की, इसलिए सू चेन ने उसे अपनी कुछ साधारण तस्वीरें लेने की अनुमति दे दी। फिर लिन वानिक्सू ने कहा कि वह एक ग्रुप फोटो लेना चाहती है, लेकिन यहाँ कोई फ़ोन स्टैंड नहीं है। सू चेन मुस्कुराया और बोला, इसमें इतनी मुश्किल क्या है। तुरंत ही सू चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके फ़ोन को सीधे नियंत्रित किया, मानो उसे हवा में थाम लिया हो। लिन वानिक्सू बेहद खुश हुई। ओह, सही कहा, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं। ग्रुप फोटो लेते समय सू चेन अपने बाईं ओर सूये, दाईं ओर लिन वानिक्सू और लिन वानिक्सू के दाईं ओर बायलू के साथ खड़े थे। उन्होंने एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवाए। सू चेन और उनके समूह ने रास्ते में किसी भी और बाधा या खतरे का सामना किए बिना दाओताई पर्वत की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। ये यात्रा सुगम रही। उन्होंने जियांग युनफेंग और अन्य लोगों से भी संपर्क किया और मिलने की जगह तय की। गुप्त क्षेत्र के बाहर शेंग परिवार के यहाँ शेंग गुआंगहुई को शेंग जेनवेई का फ़ोन आया और वह रात भर में शेंग परिवार के पास लौट आए। इस समय वह अभी घर पहुंचा था। अध्ययन कक्ष में शेंग जेनवेई अपने पिता की ओर पीट करके खड़ा था। वह जानता था कि उसके पिता इस समय बहुत क्रोधित हैं, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और पश्चाताप भरे स्वर में कहा, पिताजी, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने छोटे भाई बहनों का ठीक से ध्यान नहीं रखा और वे गुप्त लोक में मारे गए। शेंग जेनवेई मुड़ा, उसका चेहरा स्पष्ट रूप से क्रोध से भरा हुआ था। गुप्त लोक में तुम्हारे छोटे भाई बहनों की मृत्यु के लिए तुम वास्तव में बहुत बड़े जिम्मेदार हो। तुम और शेंग कितांग तो लौट आए, लेकिन सुसु और चाओलियांग गुप्त लोक में क्यों मर गए। शेंग गुआंगहुई धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी, उस समय स्थिति बहुत नाजुक थी। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति हम पर हमला करके हमें मार डालेगा। हमने सोचा कि वह गुप्त लोक का कोई व्यक्ति है। मैं सोच रहा था कि चूंकि हमारे पूर्वज ने गुप्त लोक की स्थापना की थी, इसलिए वहाँ के लोग हमारे अधीन हैं और हमें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति गुप्त लोक से नहीं था, बल्कि इस बार हमारे प्रतिभागियों में से एक था। पिताजी, मैं जल्द से जल्द पता लगाऊंगा कि यह प्रतिभागी कौन है। मैं चाओलियांग और सुसु का बदला जरूर लूंगा। उन्होंने और शेंग कितांग ने पहले अनुमान लगाया था कि यह प्रतिभागी पृथ्वी अमर या दीर्घायु मास्टर स्तर का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन सत्यापन के बाद ये वास्तव में इस दौर के उनके प्रतिभागियों में से एक था और वह व्यक्ति था जो शर्तों को पूरा करता था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिद्वंदी की शक्ति नश्वर दायरे से अधिक नहीं थी। विरोधी पृथ्वी अमर शक्ति का प्रदर्शन इसलिए कर सका क्योंकि उसने अन्य गुप्त खजानों का उपयोग किया था। वह इस व्यक्ति को जरूर ढूंढ निकालेगा और अपने छोटे भाई बहनों का बदला लेगा और अपना बदला लेगा। हालांकि इस बार वह मरा नहीं और बाल बाल बच गया, लेकिन उसने अपनी सारी प्रतिष्ठा और सम्मान खो दिया। वह शेंग परिवार का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में ब्लू स्टार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए नियत था। फिर भी वह एकमात्र प्रतिभागी के सामने एक आवारा कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा। बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, शेंग जेनवेई ने कहा। शेंग गुआंगहुई ने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्यों? क्या पिताजी को लगता है कि मुझमें चाओलियांग और सुसु का बदला लेने की ताकत नहीं है? भले ही दूसरे पक्ष के पास गुप्त खजाने हो, मैं भविष्य में और भी अधिक मेहनत से साधना करूंगा। मैं इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, शेंग जेनवेई ने कहा और बोलते ही उनके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया, उसकी जगह एक अलग भाव आ गया।
उन्होंने कहा, वह व्यक्ति सू चेन है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेंग गुआंगहुई ने पहले तो शेंग जेनवेई को हैरानी भरे चेहरे से देखा, फिर तुरंत इनकार करते हुए कहा, असंभव। शेंग कितांग और मैंने इस बारे में चर्चा की है और हम मानते हैं कि यह सू चेन नहीं हो सकता। ये वह कैसे हो सकता है? वह दीपक प्रकाश क्षेत्र में एक असाधारण व्यक्ति है। गुप्त खजाने के साथ भी उसके लिए इतनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करना असंभव है। मेरे 2 पृथ्वी अमर कठपुतलियों और शेंग कितांग की कठपुतलियों में उस व्यक्ति के सामने प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। शेंग जेनवेई ने अपने चेहरे पर एक गहरी, ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या पता है? फिर उन्होंने अपने सामान्य गरिमापूर्ण भाव में लौटकर कहा, आपको अब सुसु और चाओलियांग के मामले से खुद को चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है और भविष्य में सू चेन के दुश्मन मत बनना। शेंग जेनवेई की बातें सुनकर शेंग गुआंगहुई अपनी भावनाओं को मुश्किल से ही दबा पाया और खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, पिताजी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों है? अपने पिता के सामने भी उसने अब तक धृष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने बहुत सावधानी से बात की। शेंग जेनवेई ने कहा, क्योंकि वह आपका भतीजा है। शेंग गुआंगहुई को विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग युक्सियू सचमुच में? शेंग जेनवेई ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। शेंग गुआंगहुई ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए खड़े होकर सिर झुकाकर कहा, समझ गया पिताजी। दरअसल जियांग योक्सियू जियांग किन की बेटी थी। शेंग गुआंगहुई के जाने के बाद शेंग जेनवेई ने मुड़कर एक तंत्र को सक्रिय किया और मुख्य अध्ययन कक्ष के भीतर एक नया अंतर्निर्मित अध्ययन कक्ष खुल गया। वह अंदरूनी अध्ययन कक्ष में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह अध्ययन कक्ष के सबसे भीतरी हिस्से में गया और दीवार पर टंगी एक पेंटिंग को देखने लगा। ये पेंटिंग एक पारंपरिक चीनी स्याही और वॉश तकनीक से बना लैंडस्केप पोर्ट्रेट था। इसमें एक महिला को विलो के पेड़ के नीचे बैठकर गुजेंग बजाते हुए दिखाया गया था। यह महिला जियांग योक्सियू की जैविक मां और उनकी मूल पत्नी जियांग किन भी थीं। शेंग परिवार में जियांग किन के जीवन से जुड़ी कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि उनका चित्र भी, मौजूद नहीं था। केवल उनके अध्ययन कक्ष में ही एक था। चित्र में मौजूद व्यक्ति को देखकर शेंग जेनवेई के होंठों पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान आ गई। जियांग किन, आह जियांग किन, मुझे पता था। आह शियू, ये बच्चा निकम्मा कैसे हो सकता है? पता चला कि यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली विरासत है। ऐसा लगता है कि सू चेन को जो विरासत मिली है वह काफ़ी असाधारण है। चिंता मत करो, मैं हमारी बेटी को ढूंढ लूंगा और मैं हमारे पोते को भी ढूंढ लूंगा। मैं उन्हें अपने पूर्वजों को स्वीकार करने दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शेंग गुआंगहुई की बात करें तो शेंग जेनवेई के अध्ययन कक्ष से निकलने के बाद उन्होंने अपना फ़ोन निकाला। उसमें 100 से अधिक मिस्ड कॉल दिखाई दे रहे थे, सभी उनकी मां रोन किंगली के थे। वह जानता था कि उसकी मां ने उसे इतनी बार क्यों फ़ोन किया था। उसने अध्ययन कक्ष की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में क्षणिक निराशा झलक रही थी। हे पिता, तुम सुसु और चाओलियांग की मौत का बदला भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ इसलिए कि दूसरा पक्ष सू चेन है, जो तुम्हारी पूर्व पत्नी की बेटी का बेटा है। ऐसा लगता है कि आपकी नज़रों में मेरा, यानी आपके बेटे का, कोई खास रुतबा नहीं है। अगर इस बार भी मैं गुप्त लोक में मर गया होता तो शायद तुम मेरा बदला भी नहीं लेते। पिताजी, आप मुझे बहुत ज़्यादा निराश करते हैं। शेंग गुआंगहुई के दिल में आंसू थे, लेकिन वे उसकी आंखों से नहीं बहे। वह मुड़ा और तेजी से अपनी मां के घर की ओर चल पड़ा। हालांकि वह आमतौर पर शेंग सुसु और शेंग चाओलियांग की आलोचना करता था, फिर भी वे उसके सगे छोटे भाई बहन थे और उनकी मौत सू चेन के हाथों यूं ही हो गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उनका बदला लेना ही था। अध्याय 894। रोन किंगली चौंक गई। क्या ये तो सू चेन है? आंगन से निकलकर शेंग गुआंगहुई अपनी मां रोन किंगली के आंगन की ओर चल पड़ा। हालांकि उनके माता पिता विवाहित थे, फिर भी दोनों के अपने अपने आंगन थे। उनके पिता आमतौर पर अपनी माता के आंगन में रहते थे, लेकिन यदि उन्हें खेती करनी होती या कोई महत्वपूर्ण काम होता तो वे अपने आंगन में चले जाते थे। रोन किंगली के आंगन में पहुंचने पर उसने प्रवेश द्वार पर 2 सफ़ेद लालटेन लटके हुए देखे और आंगन में सभी लाल सजावट को सफ़ेद सजावट से बदल दिया गया था। गलियारे में सफ़ेद कपड़े की पट्टियां लटकी हुई थीं। वे रोन किंगली के कमरे तक फैले हुए थे। वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, जो खुला हुआ था, लेकिन उसे रोन किंगली नहीं दिखी। तभी उनका फ़ोन बज उठा। उनकी मां रोन किंगली का फ़ोन था। हेलो मां, शेंग गुआंगहुई ने तुरंत उत्तर बटन दबाया और कहा। रोन किंगली की आवाज़ भारी थी और उसने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, तुम अभी कहाँ गए थे? मुझे तुम कहीं नहीं मिले। अभी मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे छोटे भाई और बहन की मौत कैसे हुई। मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। मैं समझ गया माँ, मैं अभी पिताजी के घर गया था। मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, शेंग गुआंगहुई ने रोन किंगली से कहा। वह अपनी माँ की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से समझता था। ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इतना कहकर रोन किंगली ने फ़ोन काट दिया।
शेंग गुआंगहुई ने कटी हुई कॉल पर नजर डाली। रोन किंगली के दरवाजे के सामने खड़े होकर शेंग सुसु और शेंग चाओलियांग की आंखों के सामने हुई मौत की तस्वीरें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं और सू चेन के प्रति उसकी नफरत और भी गहरी होती चली गई। कुछ देर बाद रोन किंगली गुस्से से भरी हुई घर में दाखिल हुई। वह ऊपर गई और उसने देखा कि शेंग गुआंगहुई उसके दरवाजे के सामने सिर झुकाए खड़ा है। रोन किंगली शेंग गुआंगहुई की ओर बढ़ी। उसके आने की आहट सुनकर शेंग गुआंगहुई ने तुरंत रोन किंगली की ओर देखा और पुकारा, माँ। बोलने के बाद शेंग गुआंगहुई ने तुरंत अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। रोन किंगली ने शेंग गुआंगहुई के आत्मनिंदा वाले चेहरे को देखा। उसने दरवाजा खोला और शांत भाव से कहा, ठीक है, पहले अंदर आ जाओ, फिर बात करना। रोन किंगली के बोलने के बाद वह सबसे पहले कमरे में दाखिल हुई। शेंग गुआंगहुई रोन किंगली के पीछे पीछे अंदर गया और उसके सामने सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। अपना सिर नीचे मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे भाई और बहन की मौत कैसे हुई? गुप्त लोक में चाओलियांग, सुसु और तुम सब के साथ आखिर क्या हुआ? रोन किंगली ने गुस्से से शेंग गुआंगहुई की ओर देखते हुए पूछा, जो उसके सामने सिर झुकाए बैठा था। शेंग गुआंगहुई ने रोन किंगली की ओर देखा, फिर तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। वह सचमुच इस समय अपनी मां का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुरंत ही शेंग गुआंगहुई ने रुंधे हुए स्वर में रोन किंगली से कहा, माँ, मुझे क्षमा करें, चाओलियांग और सुसु की ठीक से देखभाल न करने की गलती मेरी ही है। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत खेद है। गुआंगहुई, ये तुम्हारे मुझसे माफ़ी मांगने का समय नहीं है। मैं बस उस समय की स्थिति और सच्चाई जानना चाहती हूँ, रोन किंगली ने गहरी आवाज़ में कहा और अपने सामने बैठे शेंग गुआंगहुई की ओर देखा। इस बारे में बात करते हुए शेंग गुआंगहुई की काली आंखों में क्रोध भर आया और उसने कहा, ये सब सू चेन की वजह से हुआ है। माँ, ये सब सू चेन ने किया है। उसे हमसे दुश्मनी थी और उसने सुसु और चाओलियांग को मार डाला। और उसके तरीके बेहद क्रूर थे। उसने सीधे सुसु का दिल जीत लिया, उसे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। चाओलियांग धीरे दौड़ी और सू चेन के हाथों मारी गई। मैं थोड़ी तेजी से दौड़ी, जेड टोकन को तोड़कर बाहर आ गई। नहीं तो मैं भी सू चेन के हाथों मारी जाती। शेंग सुसु का चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उसने अविश्वास से शेंग गुआंगहुई की ओर देखते हुए पूछा, सू चेन, ये कैसे हो सकता है? ये सुसु और चाओलियांग को कैसे मार सकता है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो अभी अभी लैंप लाइटिंग रियल में पहुंचा है? सुसु और चाओलियांग तो पहले से ही हर्ब कलेक्टिंग रियल में हैं। इसके अलावा तुम्हारे हाथ में पृथ्वी अमरलोक की कठपुतली थी, जिसका इस्तेमाल गुप्त लोक में किया जा सकता था। सू चेन ने तुम्हें इस तरह कैसे मार डाला? शेंग गुआंगहुई ने गुप्त क्षेत्र की स्थिति के बारे में शेंग सुसु को विस्तार से समझाया। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर तीनों भाई बहनों के एकत्र होने तक, फिर शेंग यानतांग द्वारा खजाने की खोज के लिए बुलावा मिलने तक, फिर शेंग यानतांग भाइयों से मिलने तक, फिर ताबूत में छिपा खजाना मिलने तक और लाभों के वितरण को लेकर विवाद और लड़ाई तक। ताबूत में रखा खजाना सू चेन ने चुरा लिया। इसके बाद वे उसके पीछे दौड़े। सू चेन ने 5 या 6 साल के लड़के का रूप धारण किया और मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक विशाल धनुष बनाया। एक खजाने को तीर के रूप में इस्तेमाल किया और एक ही तीर से उसने पृथ्वी अमरलोक के बाग के पुतलों को नष्ट कर दिया, जिन्हें उसने और शेंग यानतांग ने छोड़ा था। फिर उसने आसानी से मानसिक शक्ति का उपयोग करके जंजीरें उत्पन्न की और उन्हें बांध दिया। जब उन्होंने शेंग परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अपनी पहचान उजागर की, तो उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस बार सू चेन के हाथों न केवल शेंग सुसु और शेंग चाओलियांग की मृत्यु हुई, बल्कि शेंग मानतियान के भाई शेंग कितान की भी मृत्यु हो गई। अगर वे तेजी से नहीं भागते तो वे सब वहीं मर जाते। ये सुनकर रोन किंगली का चेहरा द्वेष से भर गया। उसने गुस्से में अपना हाथ लकड़ी की मेज पर पटका, जिससे वह टूट गई, और शाप देते हुए बोली, सू चेन, नहीं, आपको कैसे पता कि यह सू चेन है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि यह 5 या 6 साल का लड़का है? पिताजी ने ऐसा कहा था। आपके पिता? हाँ, पिताजी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं सू चेन से बदला न लूं क्योंकि सू चेन मेरा भतीजा है। क्या तुम्हारे पिता ने सचमुच ऐसे शब्द कहे? क्या वो इंसान हैं? तुम्हारे छोटे भाई और बहन सू चेन के हाथों मारे गए और बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं। रोन किंगली को लगा जैसे वो फट पड़ेगी। उसके 3 बच्चों में से 2, जिन पर उसे सबसे ज़्यादा गर्व था, अब मर चुके थे। उसके पति ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे सू चेन से बदला नहीं ले सकते। दरअसल सू चेन की माँ जियांग युक्सियू वही बच्ची थी जिसे उस समय शेंग परिवार ने त्याग दिया था। धिक्कार है, वह किसी सुनसान जगह पर क्यों नहीं मरी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसे घने पहाड़ी जंगल में फेंक दिया गया था? और जब उसे फेंका गया था तब वह बस एक नवजात शिशु थी। धिक्कार है, वह तो उसका विरोध करने के लिए ही पैदा हुई थी। धत्तेरी की, तुम्हारे पिता ऐसा क्यों कहेंगे? सिर्फ इसलिए कि सू चेन तुम्हारा भतीजा है, उस औरत की बेटी का बेटा? रोन किंगली ने गुस्से से बेकाबू होकर पूछा।
वह तो इतना परेशान हो गई थी कि तुरंत शेंग जेनवेई के पास जाकर स्पष्टीकरण मांगना चाहती थी। सू चेन उनका पोता है तो सुसु और चाओलियांग उनके बेटे और बेटी नहीं हैं। शेंग गुआंगहुई की आंखों में निराशा और उदासी छाई हुई थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि पिताजी जानते हैं कि सू चेन हम सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए वह सू चेन को वापस लाना चाहते हैं और उसे परिवार में वापस लाना चाहते हैं। इस तरह शेंग परिवार का सबसे प्रतिभाशाली बच्चा उनका पोता सू चेन होगा। इस बार वह शेंग जेनवेई से सचमुच बेहद निराश थे। उसने सोचा कि भले ही शेंग परिवार ताकत को महत्व देता हो, लेकिन वह इस हद तक नहीं जाएगा। लेकिन अब ये सोचते हुए कि शेंग जेनवेई ने जियांग योक्सियू को सिर्फ इसलिए त्याग दिया था क्योंकि उसे जन्म से ही बेकार समझा गया था, भला ऐसे व्यक्ति में पारिवारिक स्नेह कैसे हो सकता है। अध्याय 895 सू यनुओ, ये व्यक्ति अवश्य पिताजी होंगे। जबकि शेंग गुआंगहुई और रोन किंगली सू चेन द्वारा शेंग चाओलियांग और शेंग सुसु की हत्या करने और सू चेन के शेंग जेनवेई का पोता होने के बारे में शोर मचा रहे थे, गुप्त क्षेत्र में शेंग परिवार के 3 प्रतिभाशाली लोगों की सू चेन द्वारा हत्या करने, 5 या 6 साल के बच्चे में रूपांतरित होने की उसकी क्षमता और उसकी भयानक पृथ्वी अमर शक्ति की खबर 5 प्रमुख परिवारों में तेजी से फैल गई। जियांग वेहाई को भी इसके बारे में पता चला। इस समय जियांग वेहाई शाही राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित सू चेन के महल में था। इस समय सू चेन के गुप्त क्षेत्र में दिन का समय था, लेकिन सू चेन के घर पर शाम के लगभग 8 या 9 बज रहे थे। जियांग वेहाई और बाकी लोगों के खाना खत्म करने के तुरंत बाद का समय था। जियांग वेहाई को जियांग जिनबो का फोन आया और उन्हें गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी मिली। जियांग जिनबो को शेंग लीगांग से जो जानकारी मिली वह शेंग गुआंगहुई और अन्य लोगों द्वारा गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलते समय कही गई जानकारी से कहीं अधिक विस्तृत थी। उदाहरण के लिए, उसे पता चला कि प्रतिभागी न केवल 5 या 6 साल के बच्चे में रूपांतरित हो सकता है और उसके पास पृथ्वी के अमर प्राणियों जैसी भयानक शक्ति होती है, बल्कि वह जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में एक 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को सवारी के रूप में पालतू भी बना सकता है। इसके अतिरिक्त एक नाव थी जो देखने में बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुचेन ने टोंगटियन द्वीप जाने के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन ये सुचेन की नाव का एक छोटा संस्करण था। उसने ये खबर जियांग योक्सियू और अन्य लोगों को बताई। क्योंकि सू चेन और उसके 2 साथी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और यह जानते हुए कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी प्रतिभागियों को जीवन मरण का त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, जियांग योक्सियू और अन्य लोग उनके बारे में बहुत चिंतित थे। ये खबर सुनकर जियांग योक्सियू के चेहरे पर और भी ज्यादा चिंता झलकने लगी। कहीं उन्होंने चेन की नाव चुराकर उसमें कोई बदलाव तो नहीं किया होगा। वह प्रतिभागी चेन को नहीं मारता है ना। ये सुनकर जियांग योक्सियू अचानक खड़ी हो गई। जियांग वेहाई ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अक्सियू, तुम बहुत ही नकारात्मक सोच रही हो। चेन अभी भी जीवित है। मैंने अभी जियांग जिनबो से पूछा है और उनके पास उनके पहचान चिन्ह हैं जो दर्शाते हैं कि वे सभी अभी भी जीवित हैं। सू यनुओ ने बेबाकी से अनुमान लगाया, क्या आपको लगता है कि यह 5 या 6 साल का बच्चा हमारा पिता हो सकता है? जियांग योक्सियू अवाक रह गई। क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? केवल पोतियों में ही इस तरह की बातें सोचने की हिम्मत थी। मुजिकिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या भाई सू चेन के पास कोई ऐसी क्षमता है जिससे वह 5 या 6 साल के बच्चे में बदल सकते हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। जियांग वेहाई ने कहा, आपकी बात सुनकर मुझे कुछ याद आ गया। तुरंत ही जियांग वेहाई ने उस घटना का वर्णन किया जिसमें सू चेन एक बिचौलिए की कपड़े की दुकान पर काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया था। ये वीडियो दुकान के बाहर तैनात गार्डों ने तब भेजा था जब उन्होंने शेंग सुसु का अपहरण होते देखा था, और शेंग सुसु का अपहरण करने वाला उनका परपोता सू चेन था। उस समय उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने मान लिया कि सू चेन के किसी उस्ताद ने ही शेंग सुसु को बेहोश किया और उसे उठाकर ले गया था। हालांकि अब ध्यान से सोचने पर पता चलता है कि सू चेन पहली बार अपने जियांग परिवार से मिलने आया था, तो वह किसी और को कैसे जान सकता था? इसलिए इसका मतलब यह था कि उस समय काले वस्त्र पहने हुए बूढ़ा व्यक्ति संभवतः सू चेन का ही रूपांतर था। दूसरे शब्दों में कहें तो सू चेन में रूपांतरण की अद्भुत क्षमता है। अपने रूप बदलने की क्षमता के दम पर वह अपनी इच्छानुसार किसी भी उम्र में रूप बदल सकता है। ये बिल्कुल मानव त्वचा के मुखौटे जैसा है। मानव त्वचा का मुखौटा हड्डियों को सिकुड़ने की तकनीक और बेहतरीन मेकअप कौशल का संयोजन किसी को भी किसी भी उम्र का दिखा सकता है। इसके अलावा जब से वह सू चेन से मिला था उसने सू चेन को कभी भी असफलता का सामना करते नहीं देखा था, बल्कि सू चेन ने उसे हर बार आश्चर्यचकित कर दिया था। इससे उसे संदेह हुआ कि सू चेन ने किसी शक्तिशाली व्यक्ति की अमर समाधि की खुदाई की है। इसलिए सू चेन की नाव को दूसरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने स्वयं सू चेन की नाव को एक छोटी नाव से एक बड़ी नाव में बदलते हुए देखा था। इसका मतलब यह था कि सू चेन के जहाज में स्वाभाविक रूप से आकार बदलने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि की जांच पहले ही करवा ली थी।
उनमें प्रतिभाशाली लोग थे, प्राचीन पैतृक रक्तधाराओं को जागृत करने वाले विलक्षण प्रतिभावान लोग थे, और यहाँ तक कि पृथ्वी अमर क्षेत्र की कठपुतलियों के साथ प्रवेश करने वाले विलक्षण प्रतिभावान लोग भी थे, इत्यादि। हालांकि केवल उनका परपोता सुचेन ही गुप्त क्षेत्र में राक्षसी जानवरों को जीत सकता था और उन्हें स्वेच्छा से सवारी के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर कर सकता था। क्योंकि अगाध जाति के राक्षसी जीवों की अपनी गरिमा और गौरव होता है, भले ही वे मर जाएं, वे मनुष्यों के लिए सवारी नहीं बनेंगे। जब सुचेन ने इससे पहले असीम पर्वत श्रृंखला में भेड़ियों के राजा दाबाई को वश में किया था, तब भी वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसके परपोते में ऐसी क्षमता है। अब गुप्त लोक में उसका परपोता निश्चित रूप से वहां किसी राक्षसी जानवर को वश में करके उसे अपना वाहन बना सकेगा। उन्होंने अपने ये सभी विचार सबके साथ साझा किए और उनका विश्लेषण किया। क्योंकि अगर यह 5 या 6 साल का बच्चा सचमुच सुचेन था, तो वे निश्चिंत हो सकते थे और गुप्त क्षेत्र में सुचेन की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकते थे। आखिरकार पृथ्वी अमरता के स्तर की शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होने से गुप्त क्षेत्र में व्यक्ति काफी सुरक्षित हो जाता था। हालांकि उसने जियांग जिन्बो से यह सीखा था कि गुप्त क्षेत्र में राक्षसी जानवर मौजूद हैं, और यहाँ तक कि पोषण गुरु क्षेत्र में महान राक्षस भी हैं, लेकिन जियांग जिन्बो ने उसे बताया कि गुप्त क्षेत्र में नश्वर क्षेत्र से ऊपर के राक्षसी जानवर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों पर हमला नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद सू जिहान ने कहा, ऐसे में मुझे भी लगता है कि यह 5 या 6 साल का लड़का मेरे पिता का ही रूपांतर है। सू युतोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर यह सचमुच पिताजी ही हैं और पिताजी ने गुप्त लोक में शेंग परिवार के 3 प्रतिभाशाली लोगों को एक ही बार में मार डाला है, तो अगर उन्हें अंततः पता चल जाए कि पिताजी ने ही उन्हें मारा है, तो क्या वे पिताजी को मारने के लिए गुप्त लोक में लोगों को भेजेंगे? यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। सू युतोंग के बोलते ही कमरे का थोड़ा बड़ा हुआ माहौल तुरंत फिर से तनावपूर्ण हो गया। क्योंकि सू युतोंग की बातें सही थीं, कुछ लोग तो निश्चित रूप से बदला लेंगे। जियांग वेहाई ने कहा, यह वाकई एक समस्या है। हालांकि गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार फिलहाल हमारे जियांग परिवार के ग्रैंड एल्डर्स और 5 प्रमुख परिवारों के एल्डर्स द्वारा सुरक्षित है, लेकिन अगर फेदर्ड इमॉर्टल क्षेत्र का कोई शक्तिशाली प्राणी सुचेन से बदला लेने के लिए प्रवेश करना चाहता है, तो वह सीधे एक दरार खोलकर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। पोषण गुरु के क्षेत्र में रहने वाले लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते, वे केवल गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार से ही प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि पंख वाले अमर लोक में सभी पूर्वज हैं। शेंग परिवार के 3 प्रतिभाशाली बच्चों की मृत्यु से पूर्वजों को कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने बचपन से जियांग परिवार के किसी पूर्वज को नहीं देखा है, वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए शेंग परिवार के लिए गुप्त क्षेत्र के भीतर कार्य करना मूल रूप से असंभव है। आखिरकार गुप्त लोक में मरने वाले शेंग परिवार के प्रतिभाशाली लोग उनमें सबसे शक्तिशाली नहीं थे। जियांग जिन्बो ने कहा कि शेंग परिवार के 6 अन्य प्रतिभाशाली लोग भाग निकले। मुजिकिंग ने कहा, अगर वे गुप्त क्षेत्र में कार्रवाई नहीं कर सकते, तो क्या वे भाई सुचेन और अन्य लोगों के गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने का इंतजार करेंगे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें? जियांग वेहाई ने कहा, वे ऐसा करेंगे, और यह गुप्त रूप से होगा। इस बार मरने वाले 3 प्रतिभाशाली लोगों में से शेंग जैनवेई ने एक बेटे और एक बेटी को खो दिया। ये कहते हुए जियांग वेहाई ने जियांग योक्सियू की ओर देखा। दरअसल जब उसे यह खबर पता चली तो उसे मन ही मन संतोष हुआ। अंततः उस मालकिन के दोनों बच्चे मर गए। शेंग जैनवेई के बाद में हुए दोनों बच्चे मर गए। संतुष्टि देने वाला। हालांकि ऊपरी तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी पोती क्या सोच रही है। जियांग वेहाई की बातें सुनकर जियांग योक्सियू तुरंत खड़ी हो गई। अध्याय 896, जियांग वेहाई की योजना। जियांग योक्सियू ने संतुष्टि भरे भाव से अपने बगल में रखी छोटी लकड़ी की मेज पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सौभाग्य से उसने अपनी ताकत पर काबू रखा, वरना मेज चकनाचूर हो जाती। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। वाह, कितना अच्छा लगा, आखिरकार वो कीड़े मर गए। पापा तो कमाल के हैं, जरूर पापा ही होंगे। सू यनुओ ने भी बगल से उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। जियांग वेहाई ने सू यनुओ को हैरानी से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह दिल की बात कह देगी, जिसे कहने की हिम्मत उसने अभी तक नहीं की थी। हालांकि अपनी पोती के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखकर वह सब कुछ समझ गए। हालांकि उनके बगल में खड़ी सू युतोंग के मन में अभी भी इस बात की स्पष्ट चिंता थी कि शेंग परिवार बाद में सू चेन के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। लेकिन अगर शेंग परिवार बाद में पिताजी के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी से तैयार रहना चाहिए। सू युतोंग ने जियांग वेहाई और जियांग योक्सियू की ओर देखते हुए चिंता से यह बात कही। सू युतोंग की बातें सुनकर सू यनुओ ने भी भौहें चढ़ा लीं। उसे अपने पिता की काबिलियत पर भरोसा था, लेकिन शेंग परिवार सचमुच पुराने षड्यंत्रकारियों से भरा हुआ था। हाँ बिल्कुल, अगर खुले मैदान में निष्पक्ष लड़ाई होती तो पिताजी बिल्कुल सुरक्षित होते, लेकिन मुझे डर है कि शेंग परिवार के ये प्रतिभाशाली लोग पिछले वालों से भी ज्यादा धूर्त हैं और वे बाद में गंदी चालें चल सकते हैं।
सुजेहान ने भी जियांग वेहाई और जियांग योक्सियू की ओर देखते हुए चिंता से भौहें सिकुड़ी। जियांग वेहाई ने सू जेहान, सू यनुओ और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं फ़ोन करके स्थिति के बारे में पता कर लूँगा। जियांग योक्सियू, मू जिकिंग और अन्य लोगों ने जियांग वेहाई की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जाकर पता करो कि व्यवस्था कैसे की जाएगी ताकि हम तैयारी कर सकें। जियांग वेहाई ने सिर हिलाया, तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सबके सामने ही जियांग जिन्बो को डायल किया। जियांग जिन्बो की तरफ से कॉल का जवाब तुरंत मिल गया। कॉल कनेक्ट होते देख जियांग वेहाई ने स्पीकरफोन चालू किया और सीधे जियांग जिन्बो से पूछा, गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद प्रतिभाशाली लोगों की व्यवस्था कैसे की जाएगी? गुप्त लोक से निकलने के बाद सृजन अकादमी के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। फिर प्रतिभावानों का ये समूह अध्ययन और दीक्षा के लिए सृजन अकादमी में प्रवेश करेगा। जो लोग दाव स्तर तक पहुंचने और सृजन अकादमी में प्रवेश करने में असफल रहेंगे, उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। जियांग जिन्बो ने उत्तर दिया, क्या टोंगटियन द्वीप बंद ही रहेगा या इसे खोला जाएगा? क्या दूसरे लोग टोंगटियन द्वीप में प्रवेश कर सकेंगे? जियांग वेहाई ने पूछा। जियांग जिन्बो ने कहा, इसे खोला जाएगा क्योंकि तब तक क्रिएशन अकेडमी के लिए चयन प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए अन्य लोग टोंगटियन द्वीप में प्रवेश कर सकेंगे। ये सुनकर जियांग योक्सियू, मू जिकिंग और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ा लीं, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ठीक है, समझ गया, मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ, जियांग वेहाई ने सिर हिलाकर कहा और फिर फ़ोन काट दिया। कॉल कटने पर जियांग जिन्बो सोचने लगा कि जियांग वेहाई ने अचानक ये सवाल क्यों पूछा। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं सूझा और उसने सोचना बंद कर दिया। जियांग वेहाई के फ़ोन काट देने पर मू जिकिंग ने जियांग वेहाई, जियांग योक्सियू और अन्य लोगों की ओर देखकर कहा, शेंग परिवार के लोग भाई सुचेन के खिलाफ ज़रूर गंदी चालें चलेंगे। वे कितने बेशर्म लोग हैं। हाँ, सही कहा, फिर तो पिताजी और बाकी सब लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। सू यनुओ ने चिंता से भरे स्वर में सभी से कहा, हाँ, और वे पापा और बाकी लोगों को ज़रूर परेशान करेंगे। ये सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। जब वे गुप्त लोक में दाखिल हुए थे तो उन्होंने जीवन मरण का समझौता किया था, इसलिए अगर वे गुप्त लोक में मर जाते हैं तो उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि पापा ने उन्हें बिना किसी कारण के नहीं मारा होगा, उन्होंने ज़रूर पापा पर पहले हमला किया होगा। सू यूतोंग ने कहा। जियांग वेहाई ने जियांग योक्सियू और अन्य लोगों की ओर देखते हुए उन्हें दिलासा दिया, ठीक है सब लोग, ज़्यादा चिंता मत करो, हमें सू चेन पर भरोसा करना चाहिए और इस तरह चिंता करना व्यर्थ है। जी हाँ, जिकिंग और यनुओ, घबराओ मत, हमें नहीं पता कि शेंग परिवार हमारे खिलाफ कौन कौन सी चालें चलेगा, इसलिए हमें शांत रहना चाहिए और तैयारी के तरीके सोचने चाहिए। जियांग योक्सियू ने भी सिर हिलाकर मू जिकिंग, सू यनुओ और बाकी लोगों से कहा। मू जिकिंग, सू यनुओ और अन्य लोगों ने जियांग योक्सियू को सिर हिलाकर सहमति दी। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अब चिंतित होना व्यर्थ था। जब पिताजी क्रिएशन अकेडमी में प्रवेश करेंगे और शिष्य बनेंगे तो भले ही शेंग परिवार बदला लेना चाहे, वे निश्चित रूप से इसे खुलेआम नहीं करेंगे। अगर वे छुपकर हमला करते हैं तो मुझे पिताजी पर भरोसा है, वे निश्चित रूप से इसका सामना कर लेंगे। सू जिहान ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं खुद जियांग परिवार में अपने पिता को ढूंढने जाऊं और फिर अपने पिता से कहूं कि वे हमें टोंगटियन द्वीप ले जाएं। इस तरह अगर सच में कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो मेरे पिता के वहां होने से वे सू चेन और बाकी लोगों की रक्षा जरूर कर पाएंगे। जियांग वेहाई ने कुछ देर सोचा और फिर सबसे कहा, क्योंकि वह अभी केवल बेफिक्र घूमने फिरने के तीसरे चरण में था और शेंग परिवार को अच्छी तरह पता था कि वह सू चेन का परदादा है, इसलिए वे निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली किसी को भेजेंगे। उदाहरण के लिए शेंग जेनवेई को ही ले लीजिए, वह बेफिक्र घूमने फिरने के 9वें चरण में था और यांगशेंगजू क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था। शेंग जेनवेई जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं था। उसके 3 प्रतिभाशाली बच्चों में से 2 गुप्त लोक में मारे गए थे और वह इस समय क्रोध से आग बबूला होगा। ये सोचकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। हालांकि वह सू चेन की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन शेंग जेनवेई को दुखी कर पाने से उसे खुशी मिली। उनके पिता पहले से ही यांगशेंगजू क्षेत्र के प्रथम चरण में थे और शेंग जेनवेई को दबाना ही काफ़ी होगा। इस बात से भ्रमित न हो कि यांगशेंगजू क्षेत्र का प्रथम चरण निर्मल भ्रमण क्षेत्र के 9वें चरण के ठीक बाद आता है। इन दोनों के बीच एक बड़ा क्षेत्र है। कुछ लोग जीवन भर निर्मल भ्रमण क्षेत्र के 9वें चरण में ही फंसे रहते हैं और यांगशेंगजू क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। सब कुछ अवसर, स्वयं की समझ और स्वर्गीय मार्ग की अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। इसलिए यांगशेंगजू क्षेत्र निर्मल भ्रमण क्षेत्र को पूरी तरह से कुचल देता है। जियांग योक्सियू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो दादाजी आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। जियांग वेहाई ने जियांग योक्सियू, मू जिकिंग और अन्य लोगों को हाथ हिलाकर इशारा किया, फिर अपने फ़ोन से परिवार को फ़ोन करके पूछा कि क्या उनके पिता का एकांतवास समाप्त हो गया है।
ये जानकर कि उनके पिता अभी भी एकांतवास में हैं और बाहर नहीं आए हैं, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जियांग परिवार लौटकर स्वयं अपने पिता से मिलना होगा और उन्हें इस बारे में बताना होगा। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, जियांग युक्सियू और बाकी लोगों को स्थिति समझाई और तुरंत वापस जाने की तैयारी करने लगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि गुप्त क्षेत्र में प्रतियोगिता कब समाप्त होगी। उसका यंत्र सू चेन के यंत्र जितना तेज नहीं था, इसलिए उसे जल्दी तैयारी करनी पड़ी। उसने जियांग युक्सियू और बाकी लोगों से उसके साथ जियांग परिवार लौटने का अनुरोध किया। जियांग युक्सियू ने कहा कि वह फिलहाल नहीं जा सकती क्योंकि वे घर पर भूमिगत महल का निर्माण कर रहे थे। उसने जियांग वेहाई से पहले जियांग परिवार लौटने और अपने परदादा को आमंत्रित करने के बाद उन्हें लेने आने का अनुरोध किया ताकि वे साथ में टोंटियन द्वीप जा सकें। उन्होंने सू चेन को कई दिनों से नहीं देखा था और तीनों सृजन अकादमी की बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, इसलिए वे उनके बारे में बहुत चिंतित थे और उन्हें बहुत याद भी कर रहे थे। अध्याय 897 रोन क्विंगली बदला लेना चाहता है। इसके अलावा प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद बाहरी लोग टोंटियन द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए वे भी वहां जाकर देखना चाहते हैं। जियांग वेहाई ने कहा, ठीक है, तो मैं पहले वापस चलता हूँ। ए शिव, समय आने पर मैं आपसे फ़ोन पर संपर्क करूंगा। हवेली में मौजूद रक्षात्मक और आक्रामक संरचनाओं के साथ साथ पृथ्वी अमरलोक की मानवरूपी कठपुतली की मौजूदगी के कारण अगर वह कुछ समय के लिए चला जाता है तो कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने जियांग जेन को भी यहीं रहने के लिए कहा और खुद तुरंत अकेले ही यांत्रिक वाहन पर सवार होकर जियांग परिवार के पास लौट गए। योजक चिन्ह रोन किंगली की बात करें तो जो महिला अभी कुछ देर पहले तक गुस्से में चिल्ला रही थी और दहाड़ रही थी, उसकी तुलना में अब वह सोफे पर शांत और स्तब्ध बैठी थी। अपनी मां को देखकर शेंग गुआंगहुई ने मन ही मन आह भरी। लाल आंखों से उसने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मां, निश्चिंत रहें। सू चेन के पास अभी खजाना होने का मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर उसके पास ही रहेगा। समय आने पर मैं सू चेन से खजाना छीन लूंगा। उस समय सू चेन के हाथों में जो खजाना होगा वह आखिरकार मेरा हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि मैं तब सू चेन को हरा नहीं पाऊंगा। रोन किंगली ने शेंग गुआंगहुई को सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, बिल्कुल सही। सबसे पहली प्राथमिकता सू चेन के हाथों से सारे खजाने छीनना है। जब वे हमारे हाथ में आ जाएंगे तभी मुझे चैन मिलेगा। खजाने मिलने के बाद खूब साधना करो, तब तुम्हें सू चेन को मारने का मौका जरूर मिलेगा। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल सही माँ, अब आपको शांत रहना होगा। पिताजी के सामने घृणा का भाव नहीं दिखाना चाहिए। आप पिताजी को अपने प्रति स्नेह खोने नहीं दे सकती। शेंग गुआंगहुई ने रोन किंगली की ओर देखते हुए सलाह दी। रोन किंगली ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, हे एहसान, तुम्हारे पिता जैसे निर्मम व्यक्ति प्रेम की बात कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कभी किससे प्रेम किया है? अपनी मां को इस हालत में देखकर शेंग गुआंगहुई को सिरदर्द होने लगा। उसने धैर्यपूर्वक अपनी मां को देखा और सोचा, मां, कम से कम अभी तो पिताजी को हमारी योजना का पता नहीं चलने देना चाहिए, वरना समय आने पर हम अपने छोटे भाई बहन का बदला कैसे लेंगे? हाँ, गुआंगहुई, तुम सही कह रही हो, हमें अपना बदला लेना ही होगा। बदला शब्द सुनते ही रोन किंगली होश में आए। इसके बाद उसने शेंग गुआंगहुई की ओर देखा और कहा, निश्चिंत रहो गुआंगहुई, मैं करूंगी। मेरी चिंता मत करो, तुम्हें बस अभी अच्छे से साधना करनी है ताकि समय आने पर तुम अपने छोटे भाई और बहन का बदला ले सको। हाँ, मैं समझ गया माँ, शेंग गुआंगहुई ने अपनी माँ रोन किंगली की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। फिर रोन किंगली ने शेंग गुआंगहुई को हाथ हिलाकर कहा, ठीक है गुआंगहुई, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। मैं थक गई हूँ और मुझे थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत है। रोन किंगली को शांत देखकर शेंग गुआंगहुई ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ माँ, तो अब आप आराम कर लीजिए, मैं अब वापस जा रहा हूँ। रोन किंगली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाया और शेंग गुआंगहुई जल्दी से रोन किंगली के कमरे से बाहर निकल गया। शेंग गुआंगहुई के जाने के कुछ ही समय बाद रोन किंगली को रोन युएरू का फ़ोन आया। बहन, मैंने सुना है कि गुआंगहुई लौट आया है। क्या इसका मतलब है कि उनकी गुप्त क्षेत्र प्रतियोगिता समाप्त हो गई है? बधाई हो बहन, रोन युएरू ने हंसमुख होकर कहा। बधाई हो, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। गुआंगहुई ने अपना जैड टोकन तोड़ दिया और जल्दी बाहर हो गया। रोन किंगली ने कहा, क्या ये कैसे संभव है? गुआंगहुई और बाकी सब इतने प्रतिभाशाली हैं, वे समय से पहले कैसे बाहर हो सकते हैं? समय से पहले बाहर होने का मतलब क्या क्रिएशन एकेडमी में प्रवेश का मौका गंवाना नहीं है? रोन युएरू की बातें सुनकर रोन किंगली को अचानक एहसास हुआ कि यह वास्तव में सच था। न केवल उसकी दूसरी बेटी और तीसरा बेटा गुप्त लोक में मर गए थे, बल्कि उसके सबसे बड़े बेटे ने सृजन अकादमी में प्रवेश करने की योग्यता भी खो दी थी। और जहां तक सू चेन की बात है, अगर उसके पास खजाना होता तो उसके क्रिएशन एकेडमी में प्रवेश करने की बहुत अधिक संभावना होती। ये सोचकर उसने अपने होठों को ठंडी मुस्कान के साथ सिकोड़ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेंग जेनवेई ने गुआंगहुई से कहा कि वह सू चेन से बदला न लें।
पता चला कि शेंग जेनवेई ने अपनी दूसरी बेटी और तीसरे बेटे की मृत्यु के बाद शेंग गुआंगहुई से पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी और उनके सबसे बड़े बेटे ने ज़ेड टोकन को तोड़ दिया और गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। वह सू चेन की साधना पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी कर रहा था। वह सू चेन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। सपने देखते रहो, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। जियांग किन, तुम मर चुके हो, फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आकर मुझसे शेंग परिवार की सत्ता छीन ले? बिल्कुल नहीं। ये सोचकर रोंग किंगली की आंखें विषैले सांप की तरह गुस्से से भर उठीं। उसने रोंग युएरू से कहा, बहन, मैं अब और बात नहीं करूंगी। सू चेन ने गुप्त लोक में सुसु और चाओलियांग दोनों को मार डाला। गुआंगहुई भी बाल बाल बचा, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया। मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं, मैं अब फोन रख रहा हूँ। रोंग युएरू बेहद घबरा गई। कॉल कट जाने पर वह इतनी हैरान हुई कि उसकी आंखें पिंग पोंग बॉल जितनी बड़ी हो गईं। पत्नी, क्या हुआ? क्या गुआंगहुई और तीनों भाई बहनों ने गुप्त लोक में सू चेन की हत्या कर दी? क्या उन्होंने हमारे बेटे का बदला लिया? झेंग केपिंग ने बड़ी चिंता से पूछा। सू चेन पहले ही एक पारलौकिक व्यक्ति बन चुका था, इस जीवन में उन्हें सू चेन से बदला लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हालांकि शेंग गुआंगहुई और तीनों भाई बहन ऐसा कर सकते थे, इसलिए उसने बदला लेने की अपनी सारी उम्मीदें शेंग गुआंगहुई और तीनों भाई बहनों पर टिका दी थीं। रोंग युएरू ने झेंग केपेंग को मारा और उसने उसे इतनी जोर से मारा कि झेंग केपेंग दर्द से चीख उठा। रोंग युएरू ने कहा, ऐसा लगता है कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ। ये सब कैसे हो सकता है? क्या हुआ? झेंग केपेंग ने घबराकर पूछा। रोंग युएरू ने झेंग केपेंग को वही बताया जो रोंग किंगली ने उसे अभी अभी बताया था। ये सुनकर झेंग केपेंग अविश्वास से भरे चेहरे के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये कैसे संभव है? क्या सू चेन पहले से ही इतना शक्तिशाली है? उसके पास वास्तव में गुआंगहुई के सामने सुसु और चाओलियांग को मारने की क्षमता थी। पिछली बार जब गुआंगहुई हमारे बेटे को श्रद्धांजलि देने आया था तो उसने चुपके से मुझसे कहा था कि वह पृथ्वी अमर क्षेत्र की एक मानवरूपी कठपुतली को गुप्त क्षेत्र में लाएगा और वह निश्चित रूप से सू चेन को मारकर हमारे परिवार को हमारा बदला लेने में मदद करेगा। ऐसी परिस्थितियों में सू चेन ने सुसु और चाओलियांग को कैसे मारा? रोंग युएरू ने कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लिली ने मुझे ये सब बताने के बाद कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और फ़ोन काट दिया। अब जब सुसु और चाओलियांग मर चुके हैं और गुआंगहुई गुप्त लोक से समय से पहले बाहर निकल गया है, जिससे वह सृजन अकादमी में प्रवेश के लिए अयोग्य हो गया है, तो शेंग परिवार में लिली की स्थिति पर निश्चित रूप से बहुत असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इस वजह से जीजाजी के विचार बदलेंगे। झेंग केपिंग ने कहा, अच्छा, तो चलिए अब शेंग परिवार के पास चलते हैं। अभी मत जाओ, लिली इस समय बहुत व्यस्त होगी। हमें वहां जाकर उसकी परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। हालात सामान्य होने के बाद चलते हैं। सू चेन से बदला लेने के मामले में लिली के सामने अब इस बारे में बात नहीं करें, अन्यथा मुझे बहुत चिंता है कि लिली चाओलियांग और सुसु की मौत के साथ साथ गुआंगहुई के सृजन अकादमी में प्रवेश की योग्यता खोने के लिए हमें दोषी ठहराएगी। इस बार सू चेन ने शेंग परिवार के गौरव को ठेस पहुंचाई है। शेंग परिवार उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। गुप्त लोक से बाहर आते ही उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। झेंग केपिंग ने सिर हिलाया, फिर आह भरते हुए कहा, यह वाकई बहुत दुख की बात है कि सुसु और चाओलियांग की मृत्यु यूं ही हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोंग किंगली ने फोन रखने के बाद तुरंत उठकर शेंग कितांग के परिवार को ढूंढने के लिए सबसे बड़ी शाखा में चली गई। वह सू चेन से निपटने के लिए शेंग कितांग के परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। शेंग जेनवेई शायद सू चेन को मारना न चाहे, लेकिन शेंग कितांग का परिवार निश्चित रूप से सू चेन से बदला लेना चाहेगा। अध्याय 898, रोंग किंगली की हत्या के लिए चाकू उधार लेने की योजना। रोंग किंगली सीधे पहले घर की ओर चल पड़ी। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि सफ़ेद कपड़े की पट्टियां पहले से ही टांगी हुई थीं और सभी नौकर सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। रोंग किंगली को देखते ही प्रथम घर के कुछ नौकरों ने तुरंत अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। रोंग किंगली ने नौकरों को सिर हिलाकर इशारा किया और फिर पूछा, क्या आपके मालिक घर पर हैं? जी हाँ, मालिक अध्ययन कक्ष में होंगे, मामलों को निपटा रहे होंगे, नौकर ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। रोंग किंगली ने सिर हिलाया और सीधे ऊपर शेंग गुआंगचाओ के अध्ययन कक्ष की ओर चली गई। बड़े भाई, मैं हूँ। क्या आप अपने अध्ययन कक्ष में हैं? रोंग किंगली ने शेंग गुआंगचाओ के अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा। कुछ देर बाद अध्ययन कक्ष के अंदर से शेंग गुआंगचाओ की गहरी आवाज आए, अंदर आओ। रोंग किंगली ने तुरंत दरवाजा खोलकर शेंग गुआंगचाओ के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। उसने शेंग गुआंगचाओ की ओर देखा और पुकार कर कहा, बड़े भाई, तुम इस समय यहाँ क्यों हो? क्या तुम मुझसे कुछ काम से आए हो? शेंग गुआंगचाओ ने रोंग किंगली को हैरानी भरे भाव से देखते हुए पूछा। रोंग किंगली ने शेंग गुआंगचाओ की ओर देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और जो स्पष्ट रूप से अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था।
उसने कहा, मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि कितान को किसने मारा। क्या तुम्हें पता है कि कितान का हत्यारा कौन है? जैसा कि उम्मीद थी, जब शेंग गुआंगचाओ ने सुना कि रोन किंगली को उसके बेटे के हत्यारे की पहचान पता है, तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया और रोन किंगली की ओर देखने लगा। वह जिस गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था, वह पल भर में फूट पड़ा। रोन किंगली ने शेंग गुआंगचाओ की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि उस समय क्या हुआ था, इस बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बेटे का हत्यारा सू चेन है। क्या ये वही है? असंभव। शेंग गुआंगचाओ ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। उसके मन में सू चेन केवल लैंप लाइटिंग क्षेत्र का एक साधारण व्यक्ति था। गुप्त खजाने के साथ भी उसके लिए शेंग परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हराना असंभव था, खासकर तब जब शेंग गुआंगहुई और उसके बेटे दोनों के पास पृथ्वी अमर कठपुतलियां थीं। सू चेन द्वारा उसके बेटे की हत्या करना तो सरासर असंभव था। रोन किंगली ने शेंग गुआंगचाओ के अविश्वास भरे भाव को देखा और ताना मारते हुए कहा, ये वही है। मानो या न मानो, मैं तो बस तुम्हें सूचित करने आया हूँ। ये कहकर रोन किंगली मुड़ी और शेंग गुआंगचाओ के अध्ययन कक्ष से निकलकर पहले घर से बाहर चली गई। वह ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी क्योंकि शेंग जेनवेई ने अपने बड़े बेटे को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वे सू चेन से बदला नहीं ले सकते। वह सू चेन से सीधे तौर पर बदला नहीं लेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दूसरों का इस्तेमाल अपने काम करवाने के लिए नहीं कर सकती थी। सू चेन ने न केवल उसके बेटे और बेटी को बल्कि शेंग गुआंगचाओ के बेटे शेंग कितान को भी मार डाला था। रोन किंगली के जाने के बाद शेंग गुआंगचाओ अपने दफ्तर की कुर्सी पर स्तब्ध बैठे रहे। वे रोन किंगली की ओर देखते रहे और उन्हें पहले का उनका दृढ़ निश्चय याद आ गया। धीरे धीरे उनके विचार पक्के होने लगे और उन्होंने रोन किंगली की बात पर विश्वास करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि इस गुप्त लोक में रोन किंगली के बेटे और बेटी की भी उसी 5 या 6 साल के बच्चे के हाथों मौत हो गई थी। रोन किंगली ने जरूर कुछ सीखा होगा, तभी तो वह आकर उसे बता रही है। सू चेन, शेंग गुआंगचाओ गुस्से से दहाड़ने लगे। फिर उसने खुद को शांत रहने के लिए दृढ़ता से समझाया और एक योजना के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने दरवाजे की ओर जोर से चिल्लाकर कहा, बटलर। तुरंत ही नौकर अंदर आया और शेंग गुआंगचाओ से पूछा, क्या बात है मालिक? मेरे लिए गाड़ी तैयार करो, मुझे अभी जाकर ग्रैंड एल्डर और बाकी लोगों से न्याय मांगना है, शेंग गुआंगचाओ ने बटलर को निर्देश दिया। बटलर ने झट से सिर हिलाया और जवाब दिया, जी हाँ, मैं अभी जाकर गाड़ी तैयार करता हूँ। इतना कहते ही बटलर तुरंत शेंग गुआंगचाओ के स्टडी रूम से बाहर भागा और ड्राइवर को बुलाया। योजक चिन्ह। शेंग गुआंगचाओ कार से ग्रैंड एल्डर शेंग यून के निवास पर पहुंचे। बड़े बुजुर्ग शेंग गुआंगचाओ ने शेंग यून की ओर चलते हुए कहा। शेंग यून ने ऊपर उसकी ओर देखा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि शेंग गुआंगचाओ इस समय यहाँ क्यों आया है, लेकिन फिर भी उसने पूछने का नाटक किया, क्या बात है? आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? महाराज, इस बार आपको हमारे लिए न्याय करना ही होगा, शेंग गुआंगचाओ ने उत्साह से शेंग यून से कहा। शेंग यून ने शेंग गुआंगचाओ के हाव भाव पर भौहें चढ़ाईं और फिर कहा, क्या हुआ? ये सब सू चेन की करतूत है। उसने हमारे शेंग परिवार के सदस्यों को बेरहमी से मार डाला। हमारे शेंग परिवार के सभी मृत सदस्यों को सू चेन ने ही मारा है, शेंग गुआंगचाओ ने गुस्से से शेंग यून से कहा। शेंग यून भी शेंग परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के निधन से बहुत दुखी थे। उन्होंने गहरी सोच में डूबे हुए माथे पर शिकन लिए शेंग गुआंगचाओ की बातें सुनी। शेंग यून को भौहें चढ़ाते देख शेंग गुआंगचाओ ने आगे कहा, सू चेन के पास जरूर कोई शक्तिशाली गुप्त खजाना होगा। उसने हमारे शेंग परिवार के 3 प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ मार डाला। ये साफ तौर पर हमारे शेंग परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को मारने की एक सोची समझी साजिश थी। मुझे शक है कि शेंग जिनचेंग, जिसकी भी मौत हुई, उसे भी सू चेन ने ही मारा होगा। आखिरकार हमारे शेंग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों की ताकत के साथ गुप्त क्षेत्र में अन्य प्रतिभाशाली लोगों द्वारा उन्हें मारना असंभव है। यहाँ तक कि अगर वे हार भी जाते हैं तो भी वे खजाने लेकर भाग जाएंगे। तो उन सभी को सू चेन ने अपने गुप्त खजानों का उपयोग करके मार डाला होगा। महागुरु जी, सू चेन ने हमारे शेंग परिवार के 4 प्रतिभाशाली बच्चों की हत्या कर दी। उसने अन्य 6 प्रतिभाशाली बच्चों को भी अपने जेड टोकन तोड़ने और गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण वे सृजन अकादमी में प्रवेश करने की योग्यता खो बैठे। महागुरु जी, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। We cannot let Su Chen think that killing our Sheng family's prodigies comes without any consequences. अगर ऐसा हुआ तो दूसरे परिवारों के लोग भी हमारे प्रतिभाशाली बच्चों की हत्या के लिए विशेषज्ञों का इस्तेमाल करेंगे। उस समय ये हमारे शेंग परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। शेंग यून का चेहरा बेहद गंभीर था। वह क्रिएशन अकेडमी की चयन प्रतियोगिता के परिणामों से हैरान था, उसे इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। शेंग परिवार के सभी 10 प्रतिभाशाली बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेने की अपनी पात्रता खो चुके थे। इसका मतलब ये था कि वे सभी क्रिएशन अकेडमी में प्रवेश की दौड़ से बाहर हो गए थे।
उन्होंने संयुक्त संघ को इस चयन प्रतियोगिता को रद्द करने के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन संयुक्त संघ ने कहा कि प्रतिभागियों ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही जीवन मरण के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे और चूंकि प्रतियोगिता की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने चयन प्रतियोगिता को रद्द करने का समर्थन नहीं किया। वह जानता था कि शेंग परिवार के सभी 10 सदस्यों के प्रतियोगिता से हटने के बाद अन्य 4 प्रमुख परिवारों के लिए सृजन अकादमी में प्रवेश करने के स्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी और वे प्रतियोगिता को रद्द नहीं करना चाहते थे। वह भी उस समय बहुत गुस्से में था, इसलिए शेंग गुआंगचाओ की बातें सुनकर उसने सावधानी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि उन्हें सु चेन ने ही मारा है? अगर आपको सच में यकीन है कि उसने ही मारा है तो निश्चिंत रहें, परिवार आपको न्याय दिलाएगा। आखिर हमारे शेंग परिवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुष्टि हो गई, ये सु चेन ही था। इसके अलावा गुआंगहुई और अन्य लोगों ने उस समय जो नाव देखी थी वह सु चेन की नाव से छोटी होने के बावजूद बाहर से देखने पर बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। लेकिन ये भी संभव है कि सु चेन खुद सिकुड़ गया हो और उसकी नाव भी उसी के अनुरूप सिकुड़ गई हो। और हम ये भी जानते हैं कि इस चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले परिवारों के लिए हमने पहले से ही भाग लेने वाले सभी प्रतिभाशाली बच्चों के तुरुप के पत्तों की पूरी तरह से जांच कर ली थी। लेकिन केवल सु चेन के मामले में हम उसके तुरुप के पत्ते का पता नहीं लगा सके। शेंग गुआंगचाओ ने ग्रैंड एल्डर के लिए प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण करते हुए कहा। अध्याय 899। जियांग परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे चौंक गए। सु चेन, हे भगवान, क्या तुम रॉकेट की गति से अभ्यास कर रहे हो? सर्वोच्च एल्डर शेंग यून ने शेंग गुआंगचाओ के विश्लेषण को सुना, सोच समझकर सिर हिलाया और फिर कहा, हम अभी इस मामले में जल्दबाजी न करें। आखिरकार हमारे पास सु चेन को पूरी तरह से दोषी ठहराने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। जब सु चेन और अन्य लोग गुप्त क्षेत्र से बाहर आ जाएंगे तब हम पर्याप्त सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर अपने शेंग परिवार के लिए न्याय की मांग करेंगे। हमारे शेंग परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को मारने की हिम्मत करने वाले तो भालू का दिल और तेंदुए की आंतें खा चुके होंगे। अगर ये जियांग परिवार का कोई भी होता तो वो हमारे शेंग परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को हरा तो देता पर मार नहीं पाता। सु चेन को हमारे शेंग परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शेंग गुआंगचाओ ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। वह इस कहावत को भली भांति समझता था कि जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। आ जाने का उसका उद्देश्य केवल परम वरिष्ठ को इस मामले से अवगत कराना और जांच शुरू करना था। ठीक है परम पूज्य, मैं समझ गया। जब तक हमें ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते कि सु चेन ने हमारे शेंग परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों की हत्या की है, मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इसके अलावा मैं गुप्त रूप से सबूत भी इकट्ठा करूंगा। हमें सु चेन को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। तब तक हमारे शेंग परिवार का कोई भी सदस्य सृजन अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो पक्का है। हमारा शेंग परिवार सर्वोच्च श्रेणी का महान परिवार है। अगर हम में से एक भी सृजन अकादमी में प्रवेश न कर पाए तो ये बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा सृजन अकादमी में सबसे अधिक संसाधन हमारा शेंग परिवार ही देता है। क्या ये संभव है कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य प्रवेश न कर पाए और सारा लाभ दूसरे परिवारों को मिल जाए? असंभव। शेंग यून सृजन अकादमी का जिक्र सुनकर क्रोधित हो उठी। शेंग गुआंगचाओ ने देखा कि उनका आज का उद्देश्य पूरा हो गया है और उन्होंने शेंग यून की ओर देखकर कहा, सर्वोच्च गुरुजी सही हैं। तो सर्वोच्च गुरुजी, मैं अब विदा लेता हूँ। ठीक है, तुम पहले वापस जाओ। अगर कुछ पता चले तो मुझे बता देना, शेंग यून ने शेंग गुआंगचाओ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। शेंग गुआंगचाओ ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से शेंग यून के अध्ययन कक्ष से बाहर निकलकर सर्वोच्च बुजुर्ग के निवास से चले गए। उसकी आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। सु चेन, इस बार भले ही जियांग परिवार तुम्हारा साथ दे, वे गुप्त क्षेत्र में हमारे शेंग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों की दुर्भावनापूर्ण हत्या करने के लिए तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सु चेन के लिए समय बहुत तेजी से बीत गया। दाव प्लेटफॉर्म पर्वत की तलहटी तक पहुंचने में जो 3 दिन लगने थे वह केवल 2.5 दिन में ही पूरा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शियाओबाई ने अच्छी तरह से खाया, अच्छी तरह से सोया और रास्ते भर बड़े जोश के साथ दौड़ा, जिससे उनकी गति भी बढ़ गई। इसलिए वे जल्दी पहुंच गए। जब सु चेन और अन्य लोग वहां पहुंचे तब तक गुप्त लोक में रात हो चुकी थी। जियांग यूनफेंग, जियांग मुक्सुए और जियांग लिजिन पहले ही वहां एकत्रित हो चुके थे। क्योंकि पिछले विस्तार के बाद उसके स्पिरिट बीस्ट स्पेस में 2 स्लॉट थे, इसलिए वह 2 स्पिरिट बीस्ट रख सकता था। इस समय शियाओजो और शियाओबाई आत्मा पशु क्षेत्र में थे। शियाओबाई को एक तरफ रखने के बाद सु चेन अपनी पत्नी, पिता और बाई लुओ को बैठक स्थल पर ले गया। 3000 मीटर की दूरी उनके लिए बहुत कम समय में तय हो गई। अगर सु चेन अकेला होता तो वह 3 सेकंड में पलक झपकते ही वहां पहुंच सकता था। हालांकि अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी दिव्य पैर से टेलीपोर्टेशन की क्षमता का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय सामान्य गति से दौड़े, जिससे वे 3 मिनट में वहां पहुंच गए। सु चेन, सु ये, लिनवान इक्सु,
तुम यहाँ हो। सू चेन और उसके समूह को सबसे पहले देखकर जियांग लिजिन ने जोर से चिल्लाया। बाय लुओ। जियांग लिजिन विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने बाय लुओ को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाय लुओ सू चेन और उसके समूह के साथ यात्रा कर रही होगी। फिर उसने इस बारे में सोचा और उसे याद आया कि लिन वानिक्सू ने इससे पहले अड्डे पर हुई एक बैठक के दौरान उल्लेख किया था कि बाय लुओ उसका गुरु था। इस तरह सोचने पर बाय लुओ का सू चेन और उसके समूह के साथ होना बिल्कुल तर्कसंगत प्रतीत होता था। जियांग युनफेंग और जियांग मुक्सुए को पहले से ही पता था कि सू चेन और उसका समूह आ गया है, क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली व्यक्तियों की उपस्थिति का आभास किया था। सू चेन के साथ हुई पिछली बातचीत से उन्होंने अनुमान लगाया कि यह सू चेन ही होगा। हालांकि उनका मिलन स्थल दाव प्लेटफॉर्म पर्वत की तलहटी में था, लेकिन दाव प्लेटफॉर्म पर्वत पर चढ़ने का यह एकमात्र रास्ता नहीं था। इसके बजाय उन्होंने एक एकांत स्थान चुना। वे पहले यहीं मिलेंगे, फिर साथ मिलकर दाव प्लेटफॉर्म पर्वत पर चढ़ेंगे। जियांग युनफेंग और जियांग मुक्सुए खड़ी हुईं और सू चेन और उनके समूह का अभिवादन किया। जियांग मुक्सु ने भी बाय लुओ की ओर सिर हिलाया। दोनों महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं। अगर किसी विद्यालय में कोई सर्वांगीण सुंदरी होती तो जियांग मुक्सुए और बाय लुओ को साधना जगत की दो अमर सुंदरियां माना जाता। एक दूसरे को नमस्कार करने के बाद जियांग लिजिन और अन्य दो लोग सू चेन के परिवार के साधना स्तर को देखकर दंग रह गए। हे भगवान, सू चेन, तुम तो लाइफ सॉइल के अंतिम चरण तक पहुंच गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं सचमुच हैरान हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सू चेन, तुमने अभी अभी लैंप इग्नाइटिंग के शुरुआती चरण को ही पार किया था। इतनी जल्दी तुम जीवन मृदा के अंतिम चरण तक कैसे पहुंच गए? अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। ये तो सीधे जड़ी बूटी संग्रहण के क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। क्या तुम्हें गुप्त क्षेत्र में कोई बड़ा खजाना मिला? युनफेंग, मुक्सुए और मैंने तो अभी तक अपने स्तर में कोई सुधार भी नहीं किया है। ये सच है, नुकसान के बिना कोई तुलना संभव नहीं है। जियांग युनफेंग ने कहा। सू ये और लिन वानिक्सू ने भी सफलता हासिल कर ली है। सू ये मिस्टी के अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और लिन वानिक्सू मिस्टी के मध्य चरण में पहुंच गई हैं। बाय लुओ का स्तर नहीं बदला है। सू चेन, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुम जीवन मृदा के अंतिम चरण तक पहुंच गए। क्या इसका कारण यह है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारी साधना के लिए अधिक उपयुक्त है? गुप्त लोक में कोई बड़ा खजाना मिलने की बात पर उसे अब भी विश्वास नहीं था। आखिरकार ये सभी का गुप्त लोक में पहला प्रवेश था और वहाँ राक्षसी जीव भी मौजूद थे। यदि वास्तव में कोई बड़ा खजाना होता तो उसकी रक्षा के लिए निश्चित रूप से कोई अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी जीव होता, जो कि मानव जगत के इस छोटे से क्षेत्र में रहने वाले असाधारण साधकों के लिए लालच की बात नहीं थी। इसलिए वह केवल यही अनुमान लगा सकता था कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा सू चेन की साधना के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उनके साधना जगत की आध्यात्मिक ऊर्जा से भिन्न थी। हालांकि वे साधना के लिए इसे अपने शरीर में अवशोषित भी कर सकते थे, लेकिन उनकी साधना की गति साधना जगत के समान ही थी। ज़्यादा फर्क नहीं था। वैसे भी उनके क्षेत्र में किसी अन्य छोटे क्षेत्र में उन्नति की इच्छा रखना 10 दिन या आधे महीने की साधना का मामला नहीं था। इसमें आमतौर पर कई साल या 10 साल से भी अधिक और कभी कभी कई दशक भी लग जाते थे। सू चेन की प्रगति बेहद आश्चर्यजनक थी। महज 4 दिनों में सू चेन ने कई स्तरों को पार कर लिया था, प्रारंभिक चरण के दीपक प्रज्वलन से लेकर अंतिम चरण के जीवन मृदा तक। साधना की यह गति सचमुच भयावह थी। यहाँ तक कि जियांग परिवार के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में भी इसे देखकर वह बहुत हैरान रह गया। सू चेन की बातें सुनकर जियांग युनफेंग और अन्य लोग समझ गए। ये वाकई उनके लिए एक अवसर था। ईर्ष्या करना, उन्हें तो कोई मिला ही नहीं। ईर्ष्या महसूस करने के बाद तीनों ने सू चेन से यह नहीं पूछा कि उन्हें किस प्रकार के गुप्त क्षेत्र का सामना करना पड़ा था। आखिरकार सू चेन ने स्वेच्छा से ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया था। उन्हें विवरण जानने के लिए दबाव डालना भी असुविधाजनक लगा, जिससे सीमाओं का भाव बना रहा और उनकी बातचीत अधिक सहज और आरामदायक हो गई। अध्याय 900। जियांग परिवार के प्रतिभाशाली सदस्य अपना भोजन खा रहे हैं। जियांग लिजिन ने सू चेन की बाँह थपथपाते हुए कहा। सू चेन, चलो बातें बंद करते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। रात के 8 बज चुके हैं और हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। मुझे भूख लग रही है। जब से मैंने सुना है कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले खरगोश का मांस खाया था, तब से मुझे भी उसे खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। रोटी खाना ईंट चबाने जैसा लगता है। आज रात मुझे अपने पेट को उचित इनाम देना होगा। सू चेन ने कहा। कोई बात नहीं, खाना बनाना ही तो मेरी सबसे बड़ी खूबी है। जियांग युनफेंग said, I happen to hunt a demonic beast on the way. Let's try cooking this tonight. लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। सू चेन, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? जियांग युनफेंग ने पहले सुना था कि सू चेन ने वुलियांग पर्वत श्रृंखला में लाइव स्ट्रीम के दौरान गैंडे का मांस भूनकर परोसा था।
इसलिए ये जानते हुए कि वे सुचेन के समूह से मिलने वाले हैं, उसने एक सफ़ेद बैल को देखा और तुरंत पूरे भुने हुए बैल का स्वाद चखने का मन बना लिया। उसने उस जानवर का शिकार किया, उसे अपने भंडारण स्थान में रखा और अपने साथ ले आया। सुचेन ने कहा, इसे बाहर लाओ और मुझे देखने दो। जरूर। तुरंत ही जियांग युनफेंग ने अपने स्थान से राक्षसी जानवर के मांस का एक टुकड़ा निकाला, सुचेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? सुचेन ने जियांग युनफेंग द्वारा लाए गए सफ़ेद गोमांस पर एक नज़र डाली। उसे याद आया कि एक दिन पहले जब उसने जियांग युनफेंग से संपर्क किया था तो जियांग युनफेंग ने बताया था कि उसने एक विशाल सफ़ेद बैल को मारा है। ऐसा लग रहा था कि यही वह गोमांस है। कोई बात नहीं, आप इसे कैसे खाना चाहते हैं? क्या हम इसे सूप के लिए काटें, भूनें या रोस्ट करें? सुचेन ने जियांग युनफेंग, जियांग लिजिन और अन्य लोगों से पूछा। जियांग लिजिन ने मुस्कुराते हुए सुचेन की ओर देखा और कहा, बस इसे हमारे लिए भुना हुआ मांस बना दीजिए। ये सुविधाजनक और झटपट हो जाएगा। जियांग युनफेंग भी सहमत हो गया, अगर हम इसे भूनते हैं तो हम सीधे गोमांस के इस बड़े टुकड़े को भून सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक होगा, अन्यथा सूप बनाना या भूनना आपके लिए बहुत अधिक काम होगा। सुचेन। जियांग मुक्सुए ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सचमुच भुना हुआ मांस खाना चाहती हूँ। सुचेन, क्या तुम्हारे पास भुने हुए मांस के लिए मसाले हैं? सुचेन ने कहा, मैं करती हूँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तो आज रात हम रोस्ट बीफ खाएंगे। जियांग लिजिन, जियांग युनफेंग और अन्य लोगों ने तुरंत सिर हिलाया और काम बांटना शुरू कर दिया। जियांग युनफेंग और जियांग लिजिन ने तुरंत उस विशाल सफ़ेद बैल के आधे हिस्से को साफ करने के लिए घसीट कर ले गए, जबकि सुचेन ने एक खुले क्षेत्र में आग जला दी। यह आ रहा है टिल्ड। थोड़ी देर बाद जियांग लिजिन साफ किए हुए विशाल सफ़ेद बैल को लेकर सुचेन के पास दौड़ी। सुचेन मुस्कुराई और फिर पीछे आ रहे जियांग युनफेंग को इशारा किया। तीनों ने मिलकर उस विशाल सफ़ेद बैल को ग्रिल पर सीखों में पिरोया। पतिदेव, क्या हम कुछ और व्यंजन भी बना लें? लिन वानिक्सू ने बगल से सुचेन से पूछा। सुचेन ने सोचा कि गोमांस का ये बड़ा टुकड़ा सबके लिए काफ़ी होगा, लेकिन सिर्फ यही खाना बहुत उबाऊ होगा। उसने सिर हिलाया और लिन वानिक्सू की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। और क्या भूनना है? मैं सब कुछ तैयार कर देता हूँ, बस एक और चूल्हा लगाना है। तो चलिए कुछ सब्जियां भून लेते हैं ताकि हमारे पास मांस और सब्जियां दोनों हों। मांस और सब्जियों का संतुलित आहार सेहतमंद और पौष्टिक होता है, लिन वानिक्सू ने कहा। पतिदेव, आप कोई भी सब्जी तोड़कर अपने कमरे से ले आइए, मैं उसे धो देती हूँ। पास ही खड़े जियांग युनफेंग और जियांग लिजिन ने यह आवाज़ सुनी। दोनों ने तुरंत सुचेन और लिन वानिक्सू की ओर देखा और कहा, सुचेन, सब्जी धोने का काम हम दोनों संभाल लेंगे, आप अपनी पत्नी को आराम करने दीजिए। सुचेन ने लिन वानिक्सू की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पत्नी, सब्जी धोने का काम उन पर छोड़ दो, तुम आराम से एक तरफ बैठ जाओ। और हाँ, बाद में जब चावल पकाओ तो थोड़ा ज़्यादा बनाना, वरना कम पड़ जाएगा। ठीक है टिल्ड। लिन वानिक्सू ने सुचेन की ओर देखा, सिर हिलाया और फिर उसके सुझाव के अनुसार पकाने के लिए और चावल डाल दिए। कुछ समय बाद उनकी अथक मेहनत के फलस्वरूप अंततः सभी लोग खाना शुरू कर सके। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, लिन वानिक्सू ने कहा, एक्सक्लेम्ड, स्मेलिंग द रोस्ट बीफ इन फ्रंट ऑफ हर। जियांग युनफेंग, जियांग लिजिन और जियांग मुक्सुए तीनों ने अपनी लार निगल ली, क्योंकि कई दिनों में ये पहली बार था जब उन्होंने मांस की सुगंध सूंघी थी। सुचेन ने स्वाभाविक रूप से उनकी हरकतों पर ध्यान दिया। उसने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और कहा, ठीक है, चलिए खाना शुरू करते हैं। हम सभी ने सिर हिलाया और चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जियांग युनफेंग, जियांग लिजिन और जियांग मुक्सुए ने कुछ गोमांस उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। तीनों के मन में एक ही विचार था, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। हालांकि वे तीनों सुचेन के परिवार के सामने अपनी छवि बनाए रखना चाहते थे। एक खूबसूरत महिला की मौजूदगी में स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी गरिमा की चिंता थी। लेकिन बाद में जब जियांग युनफेंग और जियांग लिजिन ने सुचेन द्वारा तैयार किए गए अन्य व्यंजनों का स्वाद चखा तो उन्होंने अपनी छवि की परवाह करना छोड़ दिया और भोजन को चटकारे लेकर खाने लगे, इस डर से कि अगर वे एक पल भी देर करते तो उनके सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजन गायब हो जाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। सुचेन, तुम सचमुच कमाल हो। सुचेन, मैं अब से तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तुम जो खाना बनाते हो वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। जियांग युनफेंग और जियांग लिजिन खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। अंत में उनकी प्रशंसा केवल "ये बहुत स्वादिष्ट है" शब्दों तक सिमट गई। जियांग मुक्सुए उनके खाने के तरीके को देखकर अनजाने में ही अपने संकोच को त्याग कर खुद भी बड़े चाव से खाने लगी। सुचेन, लिन वानिक्सू और अन्य लोग उन तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया हो। तथापि सुचेन द्वारा अभी अभी स्पिरिट पेट स्पेस में रखे गए शियाओबाई को भी इस समय भुने हुए मांस की सुगंध आ रही थी।
इसलिए शियाओबाई ने स्पिरिट पेट स्पेस के भीतर से सू चेन को एक टेलीपैथिक संदेश भेजना शुरू किया, गुरुजी, गुरुजी, मैं भी भुना हुआ मांस खाना चाहता हूँ। जरूर, सू चेन ने जवाब दिया। फिर पल भर में जो भुना हुआ मांस अभी सू चेन के हाथ में था वह अब शियाओबाई के हाथ में था। जब जियांग लिजिन और जियांग यूनफेंग ने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि सू चेन के हाथ में रखा भुना हुआ मांस गायब हो गया था। सू चेन, तुम्हारे हाथ में मांस कहाँ है? वह कैसे गायब हो गया? क्या तुमने उसे इतनी जल्दी खा लिया? जियांग लिजिन ने उलझन में सू चेन से पूछा। सू चेन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे अपने आत्मा पालतू को दे दिया। सू चेन की बातें सुनकर जियांग लिजिन, जियांग यूनफेंग और जियांग मक्स्यू सभी ने आश्चर्य से सू चेन की ओर देखा। जियांग यूनफेंग को इतना सदमा लगा कि उसका दम घुटने लगा और जियांग मक्स्यू ने तुरंत उसे थोड़ा पानी दिया। एक आत्मा पालतू जानवर। सू चेन के पास सचमुच एक आत्मा पालतू जानवर था। यह अविश्वसनीय है। जियांग यूनफेंग ने पानी का एक घूंट पिया और सांस लेने के बाद हैरानी से पूछा, एक आत्मा पालतू जानवर? 8 रत्नों वाला मुर्गा? सू चेन ने उन तीनों को देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया। सू चेन का जवाब सुनकर लिन वानिक्सू हल्के से मुस्कुराए। इसी बीच स्पिरिट पेट स्पेस में शियाओबाई, जो खुशी खुशी भुना हुआ मांस खा रहा था, सू चेन की बातें सुनने के बाद अचानक महसूस करने लगा कि अब यह उतना स्वादिष्ट नहीं रहा। उसने दुखी स्वर में सिसकते हुए सू चेन को एक संदेश भेजा, गुरुजी, आपने तो मुझे अष्टम रत्नों वाली मुर्गी कह दिया। ओह, मैं तो 9 पूंछ वाली सफ़ेद लोमड़ी हूँ। दादाजी ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे शरीर में दिव्य लोमड़ी का रक्त है और हो सकता है कि मैं भविष्य में 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी भी बन जाऊँ। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी में हमारी लोमड़ी जनजाति की सबसे शुद्ध प्राचीन भयंकर पशु वंश है।